तो मेरे जीवन में आजकल यही काम है कि सलमान खान के घाव जैसे ही भर जाएं उनको वापस कुरेद दो। 3 पॉडकास्ट में मैंने जितने सवाल उठाए इसके चरित्र पे, इसकी हरकतों पे, इसके कोर्ट केसेस पे, एक का भी जवाब नहीं दिया। सलमान का डर देखिए आप, सलमान के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। आजकल कहीं भी मुस्कुराते नजर नहीं आते, थोड़ा लटका रहता है हर समय सुअर की तरह। सलमान खान की औकात नहीं है कि वो मुझे ये डरा सके, ये कर, हाँ मार सकता है क्योंकि गुंडा तो वो है, मर्डरर तो वो है। मेरे पुराने इंटरव्यूज खोद के निकाल रहे हैं 15-15 साल पुराने, जिसमें कभी मैंने सलमान के बारे में कुछ अच्छा बोल दिया हो, सिर्फ सिलेक्टेड उतना सा दिखा दिखा के कि देखो अब ये पलटी मार रहा है, अब ये बुरा बोल रहा है। ये लोग गलत फहमी पाल के बैठे हैं कि इन सारी दुनिया इनके साथ काम करना चाहती है। सच तो ये है पूरा बॉलीवुड अंदर ही अंदर हंस रहा है इनके ऊपर, क्योंकि सब मुझे पीछे से फोन करते हैं, मैसेज डालते हैं कि कहते हैं अगला पॉडकास्ट कब आ रहा है। छक्का बोला था नपुंसक, क्योंकि ये छक्का है। अब छक्के को छक्का नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? चंगेज खान, उस समय तो सलमान भी फ्लॉप हीरो था। मैं मानता हूँ सलमान की जगह इरफान खान होते जिनके साथ ओरिजिनली सोची थी, या रणदीप हुड्डा होते जिनके साथ दोबारा उसके बाद सोची, और बेहतर फिल्म बनती। सलमान ने उस फिल्म को सिर्फ बिगाड़ा है। तो अभी तो सलमान 60 का होने वाला है, तो ऑफिशियली सटिया जाएगा। उसके बाद तो मैं सलमान को एक ही रूप में देखना चाहूंगा जो तेरे नाम के सेकंड हाफ में सलमान का होता है ना, ऐसे। सलमान को घंटा उसको एक्टिंग नहीं आती, वो डायरेक्ट क्या करेगा? ये अल्लाह के आगे तो झुकता नहीं है, तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने इसको रमजान के महीने में शराब हाथ में लेके झूठ बोलते देखा। सलीम खान ने ही सलमान की जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। महान राइटर सलीम खान की औलादें। सलीम खान महान राइटर क्यों बोल दिया मैंने? महान चोर सलीम खान की औलादें कितनी टैलेंटेड है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। आज बॉलीवुड ठिकाना स्टूडियोज में एक बार फिर से हमारे साथ है फिल्म मेकर अभिनव कश्यप। अभिनव कश्यप से जब हमने आखिरी बार पॉडकास्ट किया था तब तक सलमान खान का रिप्लाई नहीं आया था। यही वजह है कि सलमान खान की उस रिप्लाई का जवाब अभिनव कश्यप नहीं दे पाए थे। तो इस बार शुरुआत सलमान को जवाब देने से होगी और बातें आगे और बढ़ेंगी। अभिनव जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। काफ़ी दिन हो गए, 1-2 महीने चले गए। मैं भी प्रतिक्रिया देख रहा था कि मेरे पॉडकास्ट पे क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, जो कमेंट सेक्शन में आपके वीडियोस पे, प्लस फिल्म इंडस्ट्री से बड़े फ़ोन आए मुझे 1-2 महीने, तो उनकी भी प्रतिक्रिया सुनने को मिली। एंड टुडे आई एम हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। अभिनव जी, सवाल मैं वही करूंगी जो पूरा देश कर रहा है सलमान के उस रिस्पॉन्स के बाद। सलमान ने खुद ने भी आपसे यही पूछा था कि काम मिला क्या? नहीं मिला काम, तभी तो आपके यहाँ बैठा हूँ। यही मेरा काम है अब। और पिछले पॉडकास्ट में मैंने अंत किया था, मुझे याद है, मेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तो मेरे जीवन में आजकल यही काम है कि सलमान खान के घाव जैसे ही भर जाएं उनको वापस कुरेद दो। तो 2 महीना हो गया, 2 महीने से बेचारा परेशान है। अब थोड़े उसके जख्म भर रहे होंगे, तो मैं कहा चलते हैं वापस, छील के आएंगे, थोड़ा खून बहा के आए इसका। तो आ गया मैं। सलमान खान ने आपकी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि लिखते अच्छा हो तो काम पर ध्यान दो। वो तो करनी थी ना, वो तो मैंने पहले ही बोला था कि अभी हमारे भी तलवे चाटेगा। वो एक प्रतिक्रिया में उसने निशांची की भी तारीफ की थी। उसके प्रतिक्रिया में आपको बोला था ये अब हमारी तारीफ भी करेगा, तलवे भी चाटेगा। कोई सलमान खान को मेरा काम, मेरी लिखाई इतनी पसंद थी, तो दबंग बनते समय इतना इल्ट्रीट क्यों किया मुझे? इसका जो मैंने टाइट किया है इसको, तो अब तो ये हमारी तारीफ करते ही दिखेगा। इसकी हिम्मत नहीं, क्या बोलेगा ये जाके बुराई? क्योंकि मैंने तो इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और सच बोला है उसका। मेरे किसी भी सवाल का 3 पॉडकास्ट में मैंने जितने सवाल उठाए इसके चरित्र पे, इसकी हरकतों पे, इसके कोर्ट केसेस पे, एक का भी जवाब नहीं दिया। ये मुझे सलाह दे रहा है कि मैं काम कर लूँ। अरे मुझे मालूम है मैं अच्छा लिखता हूँ, तभी तो मुझे दबंग मिली, तभी तो मैंने दबंग की स्क्रिप्ट लिखी। पर उसका श्रेय तो तुमने उठा के अपने भाई को दे दिया, अपने निकम्मे भाई अरबाज खान को, जिसको कुछ नहीं आता। हाँ, तो अब क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हो? मतलब ये अब सलमान खान से ज्ञान लेना पड़ेगा? मेरे इतने बुरे दिन आ गए क्या? सलमान खान चाहते तो आपको भी
वैसा जवाब दे सकते थे जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं। जब वो अपनी पे आते हैं तो वो बोलते भी हैं, जो हमने कई शोज़ पर, कई इवेंट्स पर भी देखा है कि सलमान को जब बोलना होता है तो वो बोल जाते हैं, वो कैमरास की परवाह नहीं करते। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि बहुत नपे-तुले तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने जवाब दिया। चाहते तो वो भी आपा खो सकते थे, जैसे आपने बिलो द बेल्ट भी बहुत सारी चीज़ें कही थी, नपुंसक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। नहीं, सलमान खान देखिए जहाँ बोल सकते हैं, सलमान खान सिर्फ कमज़ोर लोगों को दबाता है। हाँ, तो मैंने भी देखे हैं उसके वीडियोस बदतमीज़ी के। तो जहाँ जिस माहौल में वो किसी कमज़ोर को दबा सकता है, दबाता है। पर मुझे याद है, एक बार वो उसने मंच पे वो मिथुन कंपोज़र के साथ बदतमीज़ी की थी, बोली निकलो यहाँ से। तो मिथुन तो नहीं डरा था। और फिर सलमान सॉरी मैं मजाक कर रहा था बोल उस पे आ गए थे। तो ये जिसको दबा सकते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। अब इनको समझ में आ गया मैं दबूंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो सत्य है। और अब क्या है, देखिए राम मंदिर भी बन चुका है इस देश में, उस पे भगवा धर्म ध्वज भी फहरा रहा है। मैं भी आज भगवा पहन के आया हूँ। हाँ, और बीजेपी रूलिंग पार्टी है सेंटर में, और बीजेपी की खासियत है कि ये अपने झंडे में हरे रंग में डंडा करके रखती है। तो ये हरे वाले अब आजकल थोड़े डरे हुए हैं, और ये डर अच्छा है, इनको डरने दीजिए। सलमान खान की औकात नहीं है कि वो मुझे ये डरा सके, ये कर, हाँ मार सकता है, क्योंकि गुंडा तो वो है, मर्डरर तो वो है, मार सकता है, मार दे तो फिर उसको पता चलेगा। हाँ, उसके कर्मों की सजा उसको देगा भगवान। सलमान की हूल से मैं नहीं डरता। हाँ, वो दिन अलग थे। दबंग में मैं छोटा था, यंग था, बहुत सारी चीज़ें समझता नहीं था, और उस समय ज़रा ज़्यादा चौड़े हो रहे थे। हाँ, इन्होंने गुंडे पाल रखे थे, फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उसके राइट्स इन्होंने ले रखे थे, उनकी गुफा में था मैं, तो बड़े राजा बनते थे। पर अब क्या है, सलमान से क्या डरना। सलमान का डर देखिए आप, सलमान के चेहरे से हंसी गायब हो गई है आजकल, कहीं भी मुस्कुराते नजर नहीं आते, थोड़ा लटका रहता है हर समय सुअर की तरह। आप सलमान को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, देखते हैं? नहीं, मीडिया पे जो यूट्यूब वगैरह पे छपता है, कभी न्यूज़ आती है तो अब उसमें मैं ज़रूर देख लेता हूँ, क्योंकि ये अपना प्रचार कराते रहते हैं। और मैं देखता हूँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके आजकल बहुत सारा तमाम झूठे वीडियोस बनाए जाते हैं इनकी दानवीरता के, मेनली कि ये कितनी चैरिटी करते हैं, और ये सब छवि सुधारने के कार्यक्रम है, ये सब मैं जानता हूँ। आधी से ज़्यादा झूठी खबरें हैं, और हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। और बड़े आयरनिकल बात है कि जब इनके इंटरव्यूज होते हैं तो लगभग हर बिका हुआ पत्रकार जो यही बोलता है कि ये सलमान ऐसे चैरिटी करते हैं कि बाएं हाथ से करते हैं, दाएं हाथ को पता नहीं चलता। तो भाई पत्रकारों को कैसे पता चल जाता है अगर इनके दाहिने हाथ को नहीं पता चलता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है? तो ये सब स्टेज्ड है, क्यूरेटेड होते हैं इनके सारे अपीयरेंसेस, इंटरव्यूज। सलमान खान किसी के लिए खाना बना रहे हैं, हर चीज के सामने कैमरा होता है, इनका प्राइवेटली कुछ नहीं होता। लेकिन जिन लोगों की मदद की वो लोग आगे आके बोलते हैं, और वाकई में लोगों की मदद की उन्होंने आगे वही आके। तो बात है ना कि भाई पता कैसे, एक तरफ तो पता करा रहे हैं लोगों को, इन लोगों को आगे ला ला के, हाँ कि बताओ बताओ सलमान ने तुम्हारे लिए कितना किया। दूसरी तरफ कहते हैं सलमान कैसे चैरिटी करते हैं। भारत क्या, दुनिया का हर मुसलमान अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा ज़कात बोलते हैं ना, ज़कात में तो खर्च करता है, तो ये भी करते होंगे। वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, CSR के तहत, हर कंपनी के लिए रूल है कि आई थिंक सर्टेन परसेंटेज, 2% या 2.5% है ऑफ योर प्रॉफिट्स यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। सो वी ऑल गिव बैक टू आवर सोसाइटी इन आर डिफरेंट वेज। भाई मैंने बहुत लोगों की जिंदगी में मदद की है, वो लोग तो नहीं आ रहे हाँ बताने की मैंने उनकी कितनी मदद की। सलमान के सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये जताते हैं कि लो हम 2 रुपए, हमने तुमको 2 रुपए दिया, अब जाओ हमको 20 रुपए की पब्लिसिटी दो। लेकिन कोरोना में तो सलमान ने सभी की बहुत मदद की थी। किसकी की? और उन्होंने फूड सभी ट्रक्स कौन होता है? वगैरह, सभी में तो मैं भी आता हूँ, मेरी क्या मदद की? जो जरूरतमंद थे, अच्छा, तो मैं क्या जरूरतमंद नहीं था कोरोना में? आप नहीं थी क्या? आपकी मदद की, आपके यहाँ जो पैसे भेजे? डेली हाँ, वेज वर्कर्स जो थे इंडस्ट्री के, जिनका काम नहीं हो रहा था, शूट्स रुक गए थे, जो पर डे पर काम करते थे, उन लोगों के लिए राशन वगैरह की व्यवस्था करवाना। नहीं 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 नहीं, वो एक बार वन टाइम चंद लोगों को इन्होंने 2-2.5 हज़ार रुपए दिए थे। मुझे भी, मेरे भी लोग हैं यूनियन में, मुझे पता है, बस।
और उसका खेल वही है कि पब्लिसिटी लेनी होती है। वो तो मैंने आपको बताया था ना किस तरह से मुझे वो कार गिफ्ट करी थी अरबाज खान ने, तो वो मेरे भी पैसे पहले काट लिए थे और फिर बाद में मुझे दे के कार अपने नाम पे रखी। पर मुझे पहले ही बता दिया था नियत क्या है उनकी, बता दिया था कि आपको 20 लाख की गाड़ी दे देंगे और 2 करोड़ की पब्लिसिटी ले लेंगे। तो ये सारा खेल पब्लिसिटी का होता है कि सलमान का मुख्य मुद्दा ये बीइंग ह्यूमन वगैरह ये सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए है, ताकि इसके कोर्ट केसेस में इसकी हेल्प मिले। कोई चैरिटी के नाम पे जो भी कुछ करता है सब कुछ अपनी छवि सुधारने के लिए। और इसके पीआरओज जो हैं वो घूमते रहते हैं, हाँ, इसके बारे में अच्छी कहानी छपवाना। इनके पेमेंट्स कहाँ से आते हैं? आई एम श्योर ये सब बीइंग ह्यूमन से आते हैं। हाँ, ये आजकल इसकी जो पीआरओ हैं शिल्पा और प्रभात चौधरी, स्पाइस मीडिया वाला, कभी इन्होंने बेशरम का भी पीआर किया था, तो इनकी कोई गलती नहीं, इनको पैसे मिलते हैं, ये दुनिया भर में घूमते रहते हैं। मुझे आते हैं कई फीडबैक, क्योंकि मेरे सलमान के बीच में बहुत सारी डिजिटल एजेंसीज हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, सबको हम दोनों से काम पड़ता है। तो जब से मेरा पॉडकास्ट शुरू हुआ है मुझे तमाम जगह से खबर आ रही है कि कितना दबाव डाल रखा है इन लोगों ने लोगों पे। मेरे पुराने इंटरव्यूज खोद के निकाल रहे हैं 15-15 साल पुराने, जिसमें कभी मैंने सलमान के बारे में कुछ अच्छा बोल दिया हो, सिर्फ सेलेक्टेड उतना सा दिखा दिखा के कि देखो अब ये पलटी मार रहा है, अब ये बुरा बोल रहा है, पहले तो बहुत लाइक करता था। मैं तो बोल चुका हूँ आपको कि मैं सलमान को कभी भी पसंद नहीं करता था, पर मुझे दबंग खत्म करनी थी। उस समय किसी तरह झेला था मैंने इसको। और जब दबंग रिलीज हुई थी तो कोई भी आदमी, हर फिल्म सेट पे तमाम तरह के लफड़े होते हैं, फिल्म के रिलीज तक कोई कुछ नहीं बोलता बाहर आ गया, क्योंकि उससे फिल्म इफेक्ट हो जाती है। हाँ, फिल्म की नेगेटिविटी फैल जाती है, तो इसलिए उस वक्त नहीं बोला था। और उस वक्त बहुत बसारी बुराई हुई थी, वो सब मैंने अपने ऊपर ले ली थी अपने फिल्म के लिए, की बेहतरी के लिए, और क्या कहते हैं हट गया था वहां से। मुझे था चलो ठीक है दूसरी फिल्म बनाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। मेरी नाराजगी इन लोगों से ये है कि उसके बाद भी मैंने तो लिटरली दबंग ब्रांड छोड़ के आ गया था इनके पास, उसके बाद भी 12-13 साल से पीछे पड़े रहे, लगातार मुझे हैरास करना। क्यों भाई? ये विंडिक्टिव बिहेवियर है, ये मेरे गले पड़ गए थे। पर सलमान ने कहा है कि जैसे आपने पॉडकास्ट में सलमान को लेकर बोला, आपने शाहरुख पर भी बोला, आपने आमिर खान पर भी बोला, तो इनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी आपके साथ काम नहीं करेंगे। फिर आप बोलते हैं कि आपको काम नहीं मिल रहा है या सलमान काम नहीं दे रहा है। आपने पूछा काम मिला क्या, तो इसलिए मैंने बोला नहीं मिल रहा काम, नहीं मिला काम। पर ये पूछिए ना, क्या आप इनके साथ काम करना चाहते हैं? करना कौन चाहता है इनके साथ काम? सलमान खान भाई, तुम कुत्ते उत्ते पालते हो, पाला करो, गलत फहमी मत पालो। तुम्हारे साथ काम किसको करना है? मुझे करना होता तुम्हारे साथ काम तो दबंग टू छोड़ता ही क्यों मैं? और ये अपने आप में सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि मैं सलमान को कितना पसंद करता था। मैंने तो तभी दबंग टू छोड़ दी थी। हाँ, ये लोग गलत फहमी पाल के बैठे हैं कि इन सारी दुनिया इनके साथ काम करना चाहती है। सच तो ये है, पूरा बॉलीवुड अंदर ही अंदर हंस रहा है इनके ऊपर, क्योंकि सब मुझे पीछे से फोन करते हैं, मैसेज डालते हैं कि कहते हैं अगला पॉडकास्ट कब आ रहा है, हाँ कब ये जेल जाएगा, कब इसके खिलाफ कुछ होगा। आपने देखा फिल्म इंडस्ट्री से कोई आया बाहर इनके पक्ष में प्रतिक्रिया देने की मैं बहुत गलत कर रहा हूं और सलमान खान बहुत सही है? कोई नहीं आया। वो एक काफी शॉकिंग रिएक्शन नहीं, वो इसलिए क्योंकि सब चाहते हैं ये जेल जाए, ये सबके गले पड़ा हुआ है। इसलिए तो मैंने बोला था कि इंडस्ट्री चूहे की तरह है, कोई ना किसी से दूसरे के झगड़े में आना नहीं चाहता, पर सब बड़े खुश हैं कि मैं आई हैव टेकन दिस मॉन्स्टर ऑन। मैंने तो बोला था कि शायद मुझे भगवान ने जिम्मेदारी दी है कि टाइगर के गले में पट्टा मैं ही डालूंगा, तो मैं कर रहा हूं लड़ाई। और मुझे पता था पहले दिन से कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। ये सलमान खान के पास 2 नंबर के पैसे बहुत हैं, बहुत पैसे बनाए हैं इसने, कमाए नहीं है बनाए हैं, लोगों का हक लूट के, लोगों की जायदाद हड़प के। अभी वो एक केतन कक्कड़ का केस भी सामने आ रहा है कि एनआरआई हैं जिनके जमीन पे कब्जा कर रखा है इन्होंने ना, अपने पनवेल फार्म हाउस के उधर। तो अभी तमाम किस्से आएंगे, देखो सब चोरी का, कब्जे का है, इनका अपना कुछ नहीं है। भाई क्यों नहीं बनाते भारत 2, ट्यूबलाइट 2, ये सब ब्रांड्स तो इनके हैं, क्योंकि इनको मालूम है किसी में दम नहीं है, इनको दबंग 4 अनाउंस करनी है। हाँ, अरबाज खान का भी देखा एक पॉडकास्ट, वो कह रहे हैं दबंग 4 पे काम चल रहा है। फिर एक न्यूज इन्होंने लीक कराई कि सलमान डायरेक्ट करेगा, हो सकता है।
सलमान को घंटा उसको एक्टिंग नहीं आती, वो डायरेक्ट क्या करेगा? और कोई काम नहीं हो रहा दबंग को। दिक्कत यह है कि वही मीडिया जो इनके तलवे चाटता था, आजकल वो मीडिया इनसे सवाल पूछने लगा है कि ये कब बन रही है दबंग 4। तो बोलना पड़ता है हाँ काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो 5 साल से लिख ही नहीं पा रहे हो तुम, और क्या काम करना है तुम्हें भाई? अगर बनानी है फिल्म बनाओ, हम भी देखें जरा कितना टैलेंटेड है आप लोग। वैसे दबंग 2 और 3 में तो देख ही चुके हैं हम लोग कि खान फैमिली कितनी टैलेंटेड है। महान राइटर सलीम खान की औलादें। हाँ, सलीम खान महान राइटर क्यों बोल दिया मैंने, महान चोर सलीम खान की औलादें कितनी टैलेंटेड है। आप हर बार सलीम खान साहब को क्यों बीच में लाते हैं? आपका जो भी प्रॉब्लम क्योंकि है ये सलमान ने इसी अपनी प्रतिक्रिया में बोला था ना कि वो घुटनों पे लाने वाली बात, मैं रोज घुटनों पे आता हूँ ऊपर वाले के लिए। अब ये अल्लाह के आगे तो झुकता नहीं है, तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने इसको रमजान के महीने में शराब हाथ में लेके झूठ बोलते देखा है, लोगों को बोलते देखा है कि मैं 3 महीने पहले शराब छोड़ चुका हूँ, हाथ में ग्लास है, और ये रमजान के महीने में करता है ये। तो ये क्या मतलब शराब छोड़ेगा? तो इसने जरूर बोला मैं रोज ऊपर वाले के आगे घुटनों में आता हूँ, ये जरूर सलीम खान का रेफरेंस दे रहा था, क्योंकि सलीम खान इसके ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं। हाँ, तो उन्हीं के आगे झुकता है ये। और सलीम खान ने ही सलमान की जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। और ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, उनकी मर्जी के बगैर इनके घर में पत्ता भी नहीं हिलता। तो सब कुछ सलीम खान को मालूम, बाहर जाके कितना भी प्रिटेंड कर लें कि वो बड़े इनोसेंट हैं, पर है नहीं वो सबसे महान घमंडिया वही है। हाँ, तो उनकी औलादें उन्हीं का धर्म निभा रही हैं, और कुछ नहीं। 90 के हो गए हैं, अब उनका नाम लिया जाए तो उनके काम और रेस्पेक्ट के हिसाब से मतलब क्यों भाई? ये तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि वो औरंगजेब 87 का था जब मरा, और उसने 80 की उम्र के बाद भी कितनी प्रताड़ना की लोगों की, कितना टॉर्चर किया। आपने छावा में देखा संभाजी महाराज को कैसे टॉर्चर किया औरंगजेब ने। तो क्या उम्र हो जाने से आप क्रिमिनल नहीं रहता? वो क्रिमिनल ही रहता है। और मैं तो अल्लाह से मनाता हूँ कि सलीम खान साहब को और लंबी आयु दे, ये खूब लंबा जिए, ताकि जब ये सलमान जेल में जाएगा और उसको तकलीफ होगी तब सलीम खान का एसी ऑन ना हो, क्योंकि सलमान की तकलीफ इनसे देखी नहीं जाती। तो सलमान को तो अभी बहुत तकलीफ मिलने वाली है, उसके सारे पुराने केसेस खुलेंगे, ये फिर जेल जाएगा, पता नहीं इसके साथ क्या क्या होगा। अभी एक जिहादी पकड़ाया था, वो राइसिन, कैस्टर ऑयल से राइसिन निकालने के लिए वो गुजरात में, वो साबरमती जेल में उसकी ऐसी धुनाई हुई कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया। तो सलमान का भी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ये भी तो जिहादी है। ये जब जेल जाएगा तो इसके साथ भी कुछ होगा। तो सलीम खान को देखने को मिले, सलीम खान एसी चलाने में तकलीफ हो उनको, हाँ, तो जितना ज़्यादा इनको तकलीफ मिलेगी मैं बहुत खुश होऊंगा इसमें। सलमान खान ने हमेशा सभी धर्मों का ध्यान रखा है, और बजरंगी भाईजान जो उनकी फिल्म थी उसमें उन्होंने हनुमान जी पर गाना भी किया है और पूरे बजरंग बली के भक्त बने नजर आए, और आप उन पर एकदम जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, पर बने नजर आए बजरंग बली के भक्त हैं क्या ये? भाई वो फिल्म में हीरो तो सिर्फ मुखटा है सामने। हाँ, वो फिल्म लिखी किसी और ने है, वो गाने लिखे किसी और ने हैं, कंपोज किसी और ने किए हैं, गाए किसी और ने, इसने तो अपना चेहरा चिपकाया है। पर वो कह सकते थे ना कि नहीं, मुझे अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखना है। भाई चेहरा चिपकाने से आदमी की आस्था थोड़ी पता चलती है, ये तो क्रेडिट लेने वाली बात है। जो यूसुफ खान थे, एक दिलीप कुमार साहब, वो सारी जिंदगी दिलीप कुमार क्यों बन के आते थे? हाँ, क्योंकि उनको मालूम था कि वो बतौर यूसुफ खान एक्टिंग करेंगे तो ये देश देखेगा नहीं उनकी पिक्चर। तो इन लोगों को ये बजरंग बली का मुखौटा पहनना पड़ता है, पर ये भक्त वक्त थोड़ी है। बजरंग बली का भक्त तो मैं हूं, ये तो एक्टर्स हैं। एक्टर्स क्या होता है? अभिनेता। ये नाटक करते हैं, नौटंकी। ये वो नहीं है जो पर्दे पे दिखाई देते, वहां तो एक्टिंग हो रही है। असल जो हैं ये जिहादी मानसिकता के लोग, वो तो मैं बता रहा हूं आपको। और इसकी जब जांच करी रही है पुलिस और तमाम एजेंसीज, जब सच सामने आएगा तो ये तो फैंस को उल्लू बनाने के तरीके हैं कि एक बजरंगी भाईजान करके फिल्म कर लो। तो आप बताइए, बजरंग बली ना लड़की लेके वो पाकिस्तान जाएंगे, बजरंगी में भी इन्होंने भाईजान जोड़ दिया अपना। तो हर चीज को एक कस्टमाइज कर लेते हैं। अब बजरंग बली को भी इन्होंने अपना बना लिया, कल को ये कह देंगे कि मैं राम भक्त हूँ,
तो ये क्या राम भक्त हो गए? राम मंदिर आया था तो एक स्पेशल एडिशन ये गए थे हाथ जोड़ने? नहीं, बट वॉच उन्होंने पहनी थी जिसमें राम मंदिर का रेप्लिका था। ये सब ड्रामे हैं, ये कैमरे के आगे करने वाले ड्रामे होते हैं इनके। तो मैं तो और एज ए हिंदू मैं और इंसल्टेड फील करूंगा अगर ये हमारी किसी राम भक्ति की घड़ी पहने कुछ पहने। वो हर चीज में फायदा ढूंढ रहा है अपना कमर्शलाइज करके। ये कोई भक्त नहीं है, ये अल्लाह की भक्ति कर ले। मुसलमान है तो कम से कम अल्लाह की बताए राह पे चल ले, ये सच्चा मुसलमान तो बन जाए पहले। आपने सलमान के भाई के बारे में बात की, सलमान ने भी आपको सलाह दी कि आप भी अपने भाई का ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, इस पर क्या नहीं, कहेंगे? मैं सलमान खान जैसे ज्ञानचंद की बात सुनता नहीं, और मुझे पता है ये अपने भाई का कितना ध्यान रखते हैं। ये उन्होंने ध्यान रख लो नहीं बोला था, उन्होंने कहा पढ़ना है पीछे तो अपने भाई के पढ़ो। क्यों पीछे पढ़ूं भाई? वो अपनी जिंदगी जी रहा है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, दोनों अपना अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। इनको पीछे पढ़ना होता है सबके, क्योंकि इनके सारे निकम्मे भाई तो इनकी कमाई पे चलते हैं ना, इनके नाम की गुंडागर्दी करते हैं अरबाज और सोहेल, और करते क्या हैं? तो ये घर चला रहे हैं सबका, तो इनको लगता है कि बाकी घरों में भी ये सब ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता भाई, हमारे घर में सब अपना अपना कमाते हैं, खाते हैं, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और सबको सोचने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सब अपनी अपनी विचारधारा। बहुत सारे सब लोग सवाल उठाते हैं मैं और अनुराग अलग अलग कैसे हैं। भाई वो अपनी सोच से जीता है, मैं अपनी सोच से जीता हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? हमारे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है। इनके घर में मनभेद है। वैसे पूरा परिवार फोटो खिंचाने आ जाएगा सामने, सबको दिखा कि हम सब एक हैं, बाकी एक दूसरे को लूटते रहते हैं, बस एक दूसरे का गला काटते रहते हैं। और ये पुरानी प्रथा है जिहादियों में। औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों का सर कलम करवा दिया था गद्दी पाने के लिए, और दारा शिकोह का तो सर कलम करके अपने बाप को प्रेजेंट किया था, और बाप को रखा था जेल में 20 साल, किले बंद करके। तो ये जिहादियों की पुरानी प्रथा है। और अब बॉलीवुड ही क्यों, दुनिया भर के जिहादी एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, वो एक ममदानी आ गया है, वो वामपंथी भी है, जिहादी भी है, और मीरा नायर का बेटा भी है, बताइए। और हम सोचते थे मीरा नायर बड़ी अच्छी फिल्म मेकर है, कुछ अच्छी शिक्षा दी होगी अपने बच्चे को, तो अब देखिए अमेरिका के क्या हालत होंगे। तो हर जगह ये हो रहा है। यूरोप में आए दिन प्रोटेस्ट हो रही है, हाँ, सारे जिहादी सड़क पे आ गए हैं, सबको शरीयत चाहिए। भारत में भी वो दिन आएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा उसका एंड रिजल्ट अलग होगा। भारत का हिंदू काफी जाग उठा है, और मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं सबको जगा रहा हूँ कि भाई इनकी असली मानसिकता देखो और पहचानो, ताकि कल को ये गंध फैलाएं तो हमको तैयार रहना है इनकी कुटाई करने के लिए। तो मैं मानता हूँ भारत में भी अब बहुत जगह हिंदू जाग उठा है, और सबको समझ में आ रहा है कि असल देशद्रोही कौन है और असल अच्छा आदमी कौन है। तभी तो बिहार में बीजेपी इतनी और एनडीए की पार्टीज इतना भारी ना मेजोरिटी के साथ जीती हैं। सलमान खान ने एक बड़े भाई के तौर पर आपको ये भी सलाह दी थी कि जिस भाई, गली जा रहे हो, कृपया खुशबू जी कुछ भी दें, मुझे गाली न दें, ये मेरा बड़ा भाई नहीं है, ये कोई बड़ा भाई नहीं है मेरा, और ये सलाह नहीं दे रहा, ये इसकी धमकी छुपी होती है, इसकी हर सलाह। उन्होंने कहा कि ये पॉडकास्ट मत करो, उस गली मत जाओ और हाईवे पे आ जाओ। वो हाईवे पे इसलिए मुझे लाना चाह रहा है ताकि ये अपनी गाड़ी चढ़ा के मुझे मार सके, जैसे अमेरिकन वो बेकरी के आगे मारे थे ना। मैं जिस गली गया हूँ वो थोड़ी सकरी है, वहां पे इसकी गाड़ी नहीं आती ना घुसती, तो इसलिए कह रहा है हाईवे पे आ जाओ ताकि मैं अपनी गाड़ी चढ़ा के तेरे पे कोई मार डालूं। तो ठीक है ना, गलत फहमियां पालने का अधिकार इन लोगों को है, इन लोगों ने ले रखा है, पाल के रहे। मतलब सलमान खान ऐसे मेरे बुरे दिन आ जाएंगे कि मैं सलमान खान जैसे जिहादियों से अपनी जीवन की सलाह लूंगा, जैसे वो बिग बॉस पे लोगों को प्रवचन देता रहता है जिंदगी कैसे बितानी है, कितने जोक्स बने हैं इस पे। तो अभी तो सलमान 60 का होने वाला है, तो ऑफिशियली सटिया जाएगा। अब वैसे तो बहुत सालों से सटियाया हुआ है, लेकिन अब ऑफिशियली सटिया जाएगा। बर्थडे विश नहीं करना चाहेंगे अब सलमान को? बर्थडे क्या विश करूं, अब सटिया जाएगा ऑफिशियली, तो उसके बाद तो मैं सलमान को एक ही रूप में देखना चाहूंगा जो तेरे नाम के सेकंड हाफ में सलमान का होता है ना, ऐसे। तो मैं उस इंतजार में हूँ कि कब सलमान को उस रूप में देखने को मिले, वही उसका असली रूप होना चाहिए। क्योंकि सर पे बाल वाल तो है नहीं, सब गिर चुके हैं 5 बार, तो खोपड़ी का रोपण हो चुका है ना, और फिर भी अगर सारा कलर और टॉपिक होता है ना हेयर फाइबर्स वो ना लगाओ तो पता चलेगा ये कितना बदसूरत, बूढ़ा, कमज़ोर, डरा हुआ
और अगली विभत्स आदमी है ये सारा लीपा पुती करके मेकअप करके आ जाते हैं ज्ञान देने सबको। सारी जिंदगी इन्होंने कुकर्म किए हैं। इनके आचरण से किसी व्यक्ति का आपको चरित्र देखना चाहिए। वो बोलता क्या है, बोलने को तो डायलॉग राइटर बता देता है अच्छे अच्छे डायलॉग, इनका आचरण देखिए, करते क्या है ये इनके कर्म सारे खराब है और अब कर्म इनको सजा देगा। कहते हैं ना भगवान है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम, कि जब जब धरती पे भारत में धर्म की ग्लानि होगी, पाप बढ़ जाएगा, तब भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। तो मेरा मानना है भगवान आ चुके हैं और अब न्याय होगा, इन लोगों की कुटाई होगी, पीपल विल टेक देम टू टास्क। मैं तो भगवान भक्त हूं, तो एज अ राम भक्त मेरा काम है बस इसको एक्सपोज करते जाओ। ये जितना अपनी कमियां, अपने कुकर्म छुपाए, उसको बाहर उधेड़ के ले आओ और लोगों को बता दो, ताकि ये जहां जाए अब लोग इस पे हंसे। हाँ, लोग इस पे हंसने चाहिए। इसलिए मैंने इसको बिलो द बेल्ट मारा था और छक्का बोला था नपुंसक, क्योंकि ये छक्का है। अब छक्के को छक्का नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? चंगेज खान, इसने तो एक भी औलाद पैदा नहीं की। और देखिए फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की, पर उनको फैमिली चाहिए थी, तो उन्होंने सरोगेसी से बेबी कर लिया। करण जौहर ने किए, तुषार कपूर ने किए। हाँ, तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको शादी नहीं करनी। इससे तो सब पूछते हैं शादी क्यों नहीं करता, शादी क्यों नहीं करता। फिर एक कई इंटरव्यू में बोल चुका है कि अगर मेरे कभी बच्चे होंगे, अगर मेरा कभी बच्चा हुआ, होता क्यों नहीं है? फिर इसके पास इतने पैसे हैं, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये भी कर ले सरोगेसी से पैदा। पर सच तो यह है कि ये छक्का है। हाँ, इसके फूके हुए कारतूस है, इसके कारतूस में बारूद ही नहीं है, वरना ये कब का बाप बन गया होता। इतनी बड़ी लेगेसी खड़ा कर क्यों रहा है ये? किसके लिए? किसको देके जाएगा? कोई है ही नहीं। और यही तो मायूसी है इनके चेहरे से, इसीलिए तो मुस्कान गायब है। ये कर ही नहीं सकते। भगवान ने देखो क्या मजाक किया है। ये महाभारत में जो दुर्योधन को युद्ध जिताना था, तो गांधारी ने कहा कि तू नंगा होकर मेरे सामने आ, तो तेरा पूरा शरीर लोहे का हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। तो दुर्योधन नंगा होकर जा रहा था अपनी माताजी के सामने, तो कृष्ण जी ने खेला कर दिया, उसको ट्रोल कर दिया, बोला कि यार तू ऐसे नंगे जाएगा अपनी माँ के सामने, कम से कम कच्छा तो पहन ले। तो उसने लंगोट पहन के पहुंच गया, तो उतना एरिया जो है वो लोहे का नहीं हुआ। बाद में कृष्ण जी के भीम को बोला कि इसको यही मार, तब ये मरेगा। तो सलमान के साथ भी भगवान ने खेला कर दिया है। मेरा मानना है उसने जो पूरा शरीर अपना वज्र का बना रखा है ना, असल जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने खेला कर दिया उसके साथ। तो वहां पे उसको मारना चोट बहुत जरूरी है, तभी इसका दर्द निकलेगा मुंह से, और तभी मुझे चैन आएगा, सुकून मिलेगा, मुझे नींद आएगी अच्छी। जितना सलमान दर्द से कराएगा उतना मैं सुकून से जीऊंगा। और मैं अकेला नहीं हूं, एक्चुअली पूरी फिल्म इंडस्ट्री सुकून से जिएगी। कोई बोल नहीं रहा, सब बिजनेस वाले लोग हैं, शरीफ हैं, कोई सामने आके नहीं बोलता, पर पीछे से मुझे फ़ोन करते हैं और लोग बता रहे हैं कि वो कितने खुश हैं कि मैंने ये सब बोला आके पब्लिक डोमेन में। और अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको है वैसे, तो ये कुछ कर नहीं सकते मेरा। हाँ, तो लोग बहुत खुश हैं और मैं भी खुश हूँ कि मैं लोगों की खुशी का कारण बन सका। अब मैं तो अपनी जवानी में बहुत सारी फिल्में नहीं बना पाया, कम से कम मेरे बच्चे बना पाएंगे अगर इसको रास्ते से हटा दूँ। तो मेरा अब यही मुहिम है, मेरे ज़िंदगी की प्राथमिकता यही है कि सलमान जैसे जिहादी मानसिकता के लोग, ये माफिया गैंगस्टर्स, इनको इनकी सही औकात बताई जाए। सलमान अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं। अपनी एक्स भाभियां मलाइका और सीमा खान के साथ भी रिसेंटली एक बड़ा फोटोशूट किया गया था। भाइयों को वो मदद करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने लोगों को मदद करते हैं। अभी खबर आई कि गलवान वैली में गोविंदा भी आने वाले हैं, जो एक कमबैक का इंतजार कर रहे थे। उसके बावजूद आप खुशबू जी, आप ना इनके प्रचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ये सब पुरानी पुरानी फोटोएं खिंचवा के रखी गई हैं मलाइका और सीमा खान के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, और किसी की मदद वदद नहीं करते। आपकी की क्या,
मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ, आपकी की क्या, मेरी की क्या? किसी की मदद नहीं की। नहीं, मैंने तो इसकी ज़िंदगी में बहुत मदद की है, इसको दबंग मैंने दी है। हाँ, तभी तो इसका करियर रिवाइव हुआ। इसने क्या किया मेरे साथ? तो ये मदद क्या करेगा ये? तो ये सब आप प्रचार से प्रभावित मत होइए। आप खुद पत्रकार हैं और आप खुद मीडिया की हैं, आपको तो पता होना चाहिए कैसे ये प्रपंच रचे जाते हैं। ये इन्होंने भौकाल है, ये तो उसी तरह की मदद करते हैं जैसे वो ना बिहार में तेजस्वी यादव करते हैं या सेंटर में राहुल गांधी करते हैं। तो ये सब बकवास है, बोलने वाली बातें। सलमान वो सुपरस्टार है जो हर तरह की ऑडियंस को केटर करते हैं। वो कमर्शियल फिल्में भी करते हैं, वो टीवी पर भी काम करते हैं और वो अब पेट्रियोटिक फिल्म में काम कर रहे हैं। मतलब टाइम टाइम पर वो हर तरह की फिल्में करते हैं, हर तरह की ऑडियंस को प्रेफरेंस देते हैं। नहीं, इंटेलिजेंट लोगों को वो केटर नहीं करते और इंटेलिजेंट लोग उससे कोई उम्मीद भी नहीं रखते। वो सिर्फ अपने छपरियों को केटर करते हैं और अपनी इमेज को केटर करते हैं। वो अपनी छवि बना के रखना चाहते हैं कि वो बड़े हीमैन हैं और दबंग हैं और ना एक्शन स्टार हैं, तो उस तरह की फिल्में करते हैं। हाल की 2-3 फिल्में इन्होंने अपनी चैरिटेबल छवि को एंकरेज करने के लिए की और बाकी अपने छपरी फैंस को केटर करते हैं और कुछ नहीं। तो बैटल ऑफ गलवान वो कर रहे हैं, तो वो आपको लगता है छपरियों के लिए कर रहे हैं? कि बैटल ऑफ गलवान कर रहे हैं, हाँ, अनाउंसमेंट दिया है, अभी फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है, अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, आने दीजिए। और मैं तो पिछले आपके पॉडकास्ट में बन चुका हूँ, ये फिल्म बननी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक सत्य कथा पे आधारित है और वास्तविक कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित है जिन्होंने बलिदान दिया है इस देश के लिए, अपने प्राणों की आहुति दी है। तो सलमान खान तो इस देश के लिए 2 रुपया भी ना दें, ये प्राणों की आहुति क्या देंगे? तो ये सिर्फ इनकैश करने की, अपने राष्ट्रभक्त होने की छवि को बढ़ावा देने के लिए, बनाने के लिए कि आजकल क्या है, जिसकी इमेज खराब हो ना वो एक नेशनलिस्टिक फिल्म कर लेता है। तो नेशनलिस्टिक फिल्म करने का होड़ हो गया है, पर उससे होता कुछ नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है फिल्म रिलीज़ भी होगी या बन ही पाएगी कंप्लीट। अभी तो इन्वेस्टर इनकी फिल्मों में कोई पैसा भी नहीं लगा रहा। ये कैसे कंप्लीट करेंगे ये फिल्म और कैसे रिलीज़ करें, होने दीजिए, इस पर भी कमेंट करूँगा। आपने सिकंदर के लिए रिव्यू लिखा था अपने फेसबुक पर, बैटल ऑफ गलवान के लिए किस तरह का रिव्यू आएगा? जिस तरह की फिल्म लगेगी मुझे। अगर अच्छी लगी तो आप अच्छा लिखेंगे? नहीं लगेगी, मुझे मालूम है। मुझे तो ये पूर्ण विश्वास है कि ये फिल्म बनेगी ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है इन लोगों को, ये लोग सोचते कैसे हैं, ये फिल्म बनाने का मकसद क्या है। उसका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, या कर्नल संतोष बाबू को श्रद्धांजलि देने का कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद है अपनी छवि ठीक करना, क्योंकि ये जो देशद्रोही और गद्दार और गैंगस्टर माफिया वाली छवि है इनकी, उसको लीपापोती करके एक राष्ट्रभक्त की छवि का चोगा ओढ़ने का। एक्टर हैं, एक्टर लोग यही करते हैं। मैंने देखा था आपका पिछला पॉडकास्ट सुनील दर्शन जी के साथ, कई बार में उन्होंने बोला कि एक्टर लोग हैं, एक्टर कुछ भी कर सकते हैं, ये ना अपनी छवि बनाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाएंगे। ये सबसे गिरी हुई कौम है सुपरस्टार्स की, और ये गिरे ही रहेंगे, इनकी असलियत हम जानते हैं। तो पब्लिक जो सोचती है, पब्लिक क्या है, वो भोली है, वो तो पर्दे पे देख के उसको लगता है यही सत्य है। ये सब सत्य नहीं है। कई बार होता है एक्टर्स जब इस तरह की फिल्में होती है इमोशनल, जिससे इंडियन ऑडियंस के इमोशंस जुड़े, तो एक्टर्स अपनी फीस भी कम करते हैं। अगर सलमान अपनी फीस कम कर देंगे तो क्या तब भी आप कहेंगे सलमान ने ये फिल्म पैसों के लिए की? नहीं, ये गलत फहमी है लोगों को कि एक्टर्स फिल्म के इमोशन के लिए फीस कम करते हैं। कोई एक्टर नहीं करता। एक्टर अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए फीस कम कर लेता है। अगर कोई दोस्त रिश्तेदार फिल्म बना रहा होगा, फिल्में तो सब इमोशनल होती हैं, कोई एक्टर अपनी फीस नहीं कम करता। हाँ, जैसे दबंग में सलमान खान जब बनी थी फिल्म, तो सलमान खान ने अपनी फीस नहीं रखी थी, क्योंकि अरबाज खान का प्रोड्यूसर वो बन जाए प्रोड्यूसर और उसका घर चल जाए। वो मैंने आपको पिछली बार बताया था, अरबाज तो निकम्मा था, उसके पास कुछ था नहीं, तो उसके रिटायरमेंट फंड खड़ा हो जाए, तो इसलिए सलमान ने फ्री में फिल्म की। पर जैसे ही फिल्म चल गई, सलमान ने पूरी फीस ली अपनी, बल्कि बढ़ा के ली। अरबाज से भी पैसा लिया? जी जी जी, ये किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ते जी।
कितना कितना तब उन्होंने फीस ली थी? अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम, लेकिन अरबाज से इन्होंने बाद में फीस ली है, जो मुझे अरबाज ने बताया। अच्छा, तो क्या आपको भी उसके बाद कुछ पैसे दिए नहीं। गए? आपको नहीं दिए गए। आपने पॉडकास्ट में सलमान, उनके परिवार को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही। आपको क्या लगता है इससे सलमान या उनके परिवार को कुछ फ़र्क पड़ेगा? पढ़ ही रहा है। मेरे पहले पॉडकास्ट के बाद विकिपीडिया से, तमाम इंटरनेट की वेबसाइट से सलमा खान जी का नाम बदल के वापस सुशीला चरक कर दिया। हाँ भाई, इतनी सारी इन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करी हैं जिसमें उनका नाम लिखा है, छपा है सलमा खान। हाँ, अभी भी बहुत जगह सलमा खान, सलीम खान के पुराने इंटरव्यूज़ देख लीजिए, हर जगह तो वो सलमा सलमा बोलते हैं। तो अब उनका नाम इंटरनेट पे बदल के क्या कुछ सच थोड़ी छुप जाएगा। लेकिन चलो, पहल तो ही इनको डर लगा, फर्क पड़ा होगा तभी तो इतने चेंजेस किए। यानी कि ये डर रहे हैं, अंदर ही डर सता रहा है कि कहीं इन पे कोई हमला ना बोल दे, ये लव जिहाद के पोस्टर बॉय ना बन जाएं सलीम खान। तो डर तो लग रहा है, और डर होना चाहिए, ये डर अच्छा है, इन लोगों को भी डर के जीना चाहिए। लेकिन सलमान के लिए तो अब डर थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिसने धमकी दी हुई थी, उसके भाई को भी अब जेल में डाल दिया गया है। तो अब सलमान के लिए कह सकते हैं कि एक रिलैक्सेशन की का टाइम है ये। अच्छी बात है, रिलैक्स हो जाए, सिक्योरिटी हटा दे, आ जाए सड़क पे, पता चल जाएगा। भाई पहले भी कहाँ लॉरेंस बिश्नोई थोड़ी आया था गोली मारने, ना उसका भाई आया था। वो तो अज्ञात हमलावरों ने एक आध गोली इसके घर पे चलाई थी, और वो भी गोलियां इसके घर पे थोड़ी चली थी, ये तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे तो सलीम खान रहते हैं, उनके घर पे चली थी। और बाबा सिद्दीकी को मारा किसी ने, वो भी अज्ञात हमलावर। तो मुझे नहीं मालूम किसने हमला किया था सलमान खान पे, और इनको अभी आराम मिला है कि नहीं। अगर आराम मिला होगा तो ये सिक्योरिटी कम कर लें, थोड़ा घूमें, पता चल ही जाएगा कि आराम मिला कि नहीं मिला। आपने ड्रग्स की बात की थी, और अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर से कुछ सेलिब्रिटीज़ का नाम ड्रग्स के मामले में आया है। हाँ, क्यों सेलिब्रिटीज़ का अक्सर नाम ड्रग्स के साथ जुड़ता है, क्या रीज़न है? ये लोग बोल्ड हैं ना, सारे सेलिब्रिटीज जिनके पास पैसा पावर बहुत हो जाता है, उनको हर चीज़, सब, हर कोई प्यार करता है। हाँ, अब आपको रोज़ रोज़ दाल चावल खिलाया जाए, आप भी बोर हो जाएंगे। तो ये प्यार इतना मिलता है इनको, और सब झूठे भौकाल की वजह से, कि इनको ये बोर हो जाते हैं। फिर इनको कुछ डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट क्या करें? तो इनमें से बहुत सारे सेलिब्रिटीज ड्रग्स करते हैं। मतलब मुझे तो बड़े किस्से मालूम है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है, तो मैं सबके नाम नहीं ले सकता कि कौन कौन ड्रग लेता है इस इंडस्ट्री में। पर ऐसे ही पब्लिक ड्रगी वुड थोड़ी बोलती है बॉलीवुड को। तो बहुत लोग हैं, ज़्यादातर लोग ड्रग्स लेते हैं। अभी तो चंद नाम आए हैं, वो श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, और ही पता नहीं क्या करता है, और ही मुझे नहीं मालूम, वो तो सोशलाइट है। अभी और आएंगे नाम, बड़े बड़े आएंगे, और मैं अब काफ़ी दिन से इंतज़ार में था। मुझे पिछले पॉडकास्ट के बाद कहा भी गया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि कुछ दिन चुप रहो, बिहार इलेक्शन तक तो चुप ही रहो। हाँ, फिर उसके बाद भी उन्होंने कहा कि थोड़ा राम मंदिर पे ध्वजारोहण होना है, तब तक चुप रहो, हाँ, कोई परेशानी नहीं हो जाए खड़ी। तो मैं चुप था इतने दिन, अब ये सारे काम निपट गए। तो अभी अब सरकार कुछ शुरू कर रही है धीरे धीरे। हाँ, ये ड्रग वाला केस खुलेगा, अभी लंबा खुलेगा, और बहुत नाम आने वाले हैं मेरे ख्याल से। अब वो समीर वानखेड़े ने जो केस किया था रेड चिलीज पे, वो भी थोड़ा आगे बढ़ गया है। हाँ, और अब दिशा सालियान का केस भी आगे बढ़ रहा है, उसकी भी हियरिंग लग रही है एक के बाद एक। तो अभी बहुत कुछ राज बाहर आने हैं, और काला चिट्टा खुलने वाला है काफ़ी लोगों का। मेरे ख्याल से बॉलीवुड का अभी ना काफ़ी अच्छा समय आने वाला है, जिसमें काफ़ी बुरी ताकतें एक्सपोज होंगी, और अच्छे लोगों के अच्छे दिन आएंगे वापस। आपने जब इनिशियली पॉडकास्ट किया था, तो बातों से लगा था कि सलमान खान की वजह से काफ़ी आपने परेशानियां झेली है, या अपनी जवानी बिल्कुल है एक डिप्रेशन और एक स्ट्रगल के टाइम में बितानी पड़ी है। एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर आप
थे, एक सक्सेसफुल फिल्म आपने दी थी, वो सारा टाइम आपका खराब हुआ सलमान खान की वजह से, वहां तक समझ में आता है। लेकिन आपने धीरे धीरे अपनी गाड़ी को पॉलिटिकल और हिंदू मुस्लिम वो किया, वो भी लोग सवाल करते हैं कि आप एग्जैक्टली सलमान को ही एक्सपोज करना चाह रहे थे या अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आप ये पॉडकास्ट करना चाह रहे थे? नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा मेरा कुछ नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूं। पर देखो, कोई भी इंसान अपनी विचारधारा से के हिसाब से काम करता है। और जब मेरी देखो जवानी में जो दिक्कतें आई वो बहुत लोगों की आती हैं दिक्कतें। मुझे कई साल लगे पता करने में कि ये दिक्कतें ऑर्गेनिकली नहीं आ रही थी मुझे, मेरी क्षमता में, मेरे काम में कोई कमी नहीं थी। ये दिक्कतें डाली जा रही थी मेरे काम में और मेरी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और तो मैंने तहकीकात अपने निजी रूप से शुरू की, क्योंकि मेरी पुलिस भी उस समय मदद नहीं कर रही थी जब धमकियाँ आई थी। तो जब निजी रूप से तहकीकात शुरू की तो पता चला कि ये एक परिवार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो जब मैंने मन बना लिया कि इनसे मैं खुद ही लड़ूंगा, तो मैं लड़ रहा हूं। और इसी इनको एक्सपोज करने की प्रक्रिया में इनकी विचारधारा, इनकी रेडिकल इस्लामी सोच, जिसको जिहादी मानसिकता मैं बोलता हूं, इसको भी एक्सपोज करना ज़रूरी है। मेरे हिंदू बड़े मित्र हैं, मुसलमान भी बहुत मित्र हैं। और मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में जिक्र भी किया, मैं बड़े अच्छे अच्छे मुसलमानों को जानता हूँ। तो बड़े मुसलमान राष्ट्रभक्त रहे हैं, पर इनकी गिनती उसमें नहीं की जा सकती। ये द्रोही हैं, ये दाऊद इब्राहिम के लोग हैं, हाँ, ये माफिया के लोग हैं। इनको आप राष्ट्रभक्त नहीं कह सकती क्योंकि ये कोई इन्होंने कभी राष्ट्रभक्ति की फिल्म कर ली हो। तो वैसे करी नहीं है, कर भी लें तो भी नहीं है। आपके भैया का जो पॉलिटिकल झुकाव है वो बिल्कुल अलग है आपसे। क्या रीजन है कि सेम घर से, सेम स्कूल में, सेम इंडस्ट्री में काम करते हुए भी दो भाई इतने अलग? भाई हम खाते अलग अलग हैं, जीते अलग अलग हैं, अपना अपना, तो सोचने का तरीका भी अपना बताया। तो बाकी उसके बियॉन्ड उनका सोचना कैसा है वो आप उनसे पूछिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सलमान खान ने निशांची फिल्म को सपोर्ट किया था, जो अनुराग कश्यप की फिल्म थी। सपोर्ट नहीं किया था, इस पे हमने पिछली बार बात की थी। सपोर्ट नहीं किया था, वो एक प्रोमो देख के कुछ तारीफ कर रहे थे और उस समय वो एक्ट्रेस निशांची की प्रेजेंट थी वहाँ पे, तो शायद उसको एंकरेज करने के लिए कर रहे हों और हमें खुश करने के लिए कर रहे हों। उसी पे तो मैंने बोला था कि अभी हमारे तलवे चाटेगा। हाँ, तो इसको डर लग रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि बहुत एंकरेजिंग है। ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया। अभिनव जी, आपके साथ जो कुछ इंडस्ट्री में हुआ है उससे आपने जो सीखा है, आप किस तरह से लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर कोई नया फिल्म मेकर इस इंडस्ट्री में अपनी एक कहानी लेकर आता है और वो चाहता है कि कोई अच्छा एक्टर उसकी फिल्म का हिस्सा बने और वो कहानी उसकी ही रहे, किस तरह से वो आगे कदम बढ़ाए? इसमें दो बातें हैं। मैं निजी तौर पे पिछले कई सालों में मैंने बहुत सारे राइटर्स को मेंटर किया है, बच्चों को। तो उनको कैसे पेश आना चाहिए, इंडस्ट्री से कैसे डील करना चाहिए, मैं उनको सिखाता रहता हूँ। ये कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने वाली चीज़ नहीं है। पर हाँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को अगर वापस रीस्टार्ट होना है तो हमारे यहाँ फंडामेंटल बहुत सारे चेंजेस होने की ज़रूरत है, जिस तरह से हम काम करते हैं। तो उसी प्रक्रिया में राइटिंग में राइटर को क्रेडिट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो जिम्मेदारी लेगा। अभी तमाम लोग कहते रहते हैं, सलीम खान खुद कहते हैं कि अच्छे राइटर्स नहीं, अच्छे राइटर्स सब हैं यहाँ पे, पर उनको न इज्जत मिलनी है न पैसे मिलने हैं, तो वो मेहनत क्यों करेगा भाई। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे ना एक तो ये जो आईपीआर की ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमने खरीद लिए किसी के। हाँ, क्या होता है आईपीआर में, क्या क्या चीजें आती है वो थोड़ा अगर आप समझा पाए। आईपीआर में कुछ नहीं, एक रचयिता का नाम होता है भाई। आपने कोई आविष्कार किया, आप पेटेंट कर लेते हो। आप पेटेंट क्या होता है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, ये मेरा आइडिया है और ये हमेशा इस आइडिया के साथ मेरा नाम जुड़ा रहेगा। जैसे एक बच्चे के साथ हमेशा उसकी माँ का नाम जुड़ा रहता है, माँ से तो कोई अलग नहीं कर सकता, बच्चे के मन से कोई माँ को इरेज नहीं कर सकता, वैसे किसी भी क्रिएटर को उसके क्रिएटिविटी से अलग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि इतने पैसे लो और सारा आईपीआर मुझे ट्रांसफर करो। आई थिंक ऑलरेडी लॉ है पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि आईपीआर शुड बी अ नॉन ट्रांसफरेबल
आइटम कि आप कर ही नहीं सकते ट्रांसफर। तो आप आईपीआर के मोनेटाइजेशन राइट्स ट्रांसफर करो कि भाई इस आईपीआर के आधार पर पैसे कमाने का हक मैं आपको देता हूं, पर आईपीआर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आईपीआर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि दबंग 2, दबंग 3 जैसी फिल्मों में मेरा नाम डालना पड़ेगा, इन्हें मुझसे अनुमति, मुझसे कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा, मुझसे एनओसी लेना पड़ेगा। तो जब ये मेरे से एनओसी लेने आएंगे और मैं बोलूंगा कि भाई ये स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, मैं अप्रूव नहीं करता, मेरे आईपीआर पे आप घटिया फिल्म नहीं बना सकते, तो ये ज्यादती नहीं हो पाएगी जो हुई मेरे साथ। तो आईपीआर शुड बी नॉन ट्रांसफरेबल, एक ये होना चाहिए। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती फिल्म इंडस्ट्री में कि स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन में स्क्रिप्ट्स रजिस्टर हो जाती हैं, पर फिल्मों के टाइटल वगैरह ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन में क्यों रजिस्टर होते हैं? प्रोड्यूसर्स का टाइटल से क्या लेना देना, स्क्रिप्ट का होता है। तो मेरे ख्याल से टाइटल रजिस्ट्रेशन भी स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन में शिफ्ट होना चाहिए। और 4-4 प्रोड्यूसर एसोसिएशन है तो उसमें धांधली चलती रहती है। उसके अलावा मतलब ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको अगर गवर्नमेंट ट्राई करेगी आईपीआर प्रोटेक्शन का तो हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। और फिर एक रॉयल्टी स्ट्रक्चर होगा जिसमें हर राइटर को अच्छा काम करने का इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि रॉयल्टी मिलेगी जिंदगी भर उसको, जैसे लिरिसिस्ट को मिलती है। जावेद अख्तर ने जो अच्छे गीत लिखे हैं 80 के दशक में, 90 के दशक में, उसकी रॉयल्टी आज भी कहीं बचते हैं तो उसके पैसे आते हैं। जावेद साहब को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को रॉयल्टी मिलती है, लिरिसिस्ट को मिलती है, ऐसे ही स्क्रिप्ट राइटर्स को भी मिलनी चाहिए। एक अच्छी स्क्रिप्ट की लिखने के लिए इंसेंटिव मिलेगा तो बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। पर ये होता नहीं, यहाँ पे सब चोरी करते। आपका एक आइडिया लिया, उसमें 4 चीजें बदल दी, मतलब वो आपके सलाद पे नींबू निचोड़ के बोला कि ये मेरा सलाद है। यहाँ ये सब हरकतें बहुत होती हैं, तो ये चोरी बंद करने की जरूरत है। पर मेन, जैसे अगर आप पूछ रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या सुधार होने चाहिए, मेन दर्द इस हमारे एंटरटेनमेंट सेक्टर को ना एक्टर्स से है, सुपरस्टार से। ये सबसे बड़े दर्द का कारण है। आधी मतलब 90% समस्याओं की जड़ ये लोग हैं। इसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री का है कि एक्टर्स के स्टाफ का खर्चा। ये बहुत सिंपल है, पूरे टेक्नीशियन और पूरे इन्वेस्टर जगत को साथ आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई एक्टर से जो भी प्राइस फी नेगोशिएट हो उसमें उनके स्टाफ का ऑल इंक्लूसिव हो। बाकी सेट्स पे प्रोड्यूसर खाना देता ही है, हाँ, मेकअप वैन फैसिलिटी, सब कुछ फैसिलिटी जेनेरिक रहती है सेट्स पे, या आप वो यूज करिए। और आपको अपना पर्सनल स्टाफ लाना है तो लेकर आइए, उनको आप घर से पैसे दीजिए, आपके घर के नौकर हैं वो। हाँ, जितने देने दीजिए, कम देने कम दीजिए। उनका ट्रैवल, तमाम पैसे टिकट में खर्च होते हैं, एयर टिकट्स में, फिर उनका होटल स्टे, वो सब एक्टर के पैसे से काटो और एक्टर को बोलो इन सबका मिला के भाई आप अपनी फीस नेगोशिएट करो, इट्स ऑल इंक्लूसिव। तो बहुत सही हो जाएगा, बजट कंट्रोल आ जाएंगे। क्योंकि ये जो एक्टर्स का पर्सनल स्टाफ होता है यही बकवास बजट बिगाड़ देता है। पहली चीज ये। दूसरी, मुझे लगता है ना सुपरस्टार्स को जो 100 करोड़ 150 करोड़ अनाप शनाप फीस मिलती है और ये लोग शूटिंग पे नहीं आते, बहुत रायता फैलाते हैं, बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है इन लोग की वजह से, बदतमीजी, इनकी फरमाइशें। इसको कम करने का एक ही तरीका है, आप जो भी जिसकी भी फीस आप एक अमाउंट तय कर लो कि 1 करोड़ से ऊपर है जिस एक्टर की फीस, उसको बोलो फीस फिल्म बनने के बाद मिलेगी और फिल्म करने के लिए इनसे इनकी फीस का 25% डिपॉजिट रखो। तो अगर जिस एक्टर को 100 करोड़ मिलने हैं उसको 25 करोड़ वो डिपॉजिट दे, तब वो 100 करोड़ के लायक है। हाँ, और उसी के डिपॉजिट से बनाओ फिल्म ताकि ये लेट आना बंद हो जाए। हाँ, और अगर कुछ भी ये बदतमीजी करे, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे, इसके पैसे काटो। और ये सिस्टम अगर इंप्लीमेंट हो जाए ना तो ये सारे एक्टर्स की बदतमीजियां, ज्यादतियां बंद हो जाएंगी। जब कोई एक्टर इस तरह की चीजें करते हैं तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और क्रू मेंबर्स किस तरह से सफर करते हैं? या प्रोड्यूसर फंस चुका होता है। देखो, हर एक्टर ना ये दोगला होता है। हर एक्टर, इसके मल्टीपल चेहरे होते हैं। दोगला मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 चेहरे, मल्टीपल होते हैं। ये जब तक फिल्म हाथ में नहीं आ जाती, शूटिंग शुरू नहीं हो जाती, तब तक बहुत मीठा बोलते हैं। इतना अच्छा बोलते हैं, आप सोचोगे कितने महान लोग हैं, ये तो डिजर्व करते हैं इतना पैसा और रिस्पेक्ट। और एक बार शूटिंग शुरू हो जाती है तब प्रोड्यूसर के पैसे लग जाते हैं कि पूरी यूनिट आना शुरू हो जाती है, सबको पैसे जाते हैं, शूटिंग का खर्चा ये सब प्रोड्यूसर भरता है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी में फंसना। ये फिल्म बनना एक ऐसी ट्रेन है जो एक बार चल गई, फिर उसको आप रोकेंगे तो बहुत नुकसान होगा। तो जब ये 3-4-5 दिन की शूटिंग हो जाती है और एक्टर का चेहरा फंस जाता है कंटिन्यूटी में, अब एक्टर बदतमीजी शुरू करता है। अनाप शनाप डिमांड्स तब शुरू होती हैं।
लेट आना तब शुरू होता है, क्योंकि उसको मालूम है अब प्रोड्यूसर फिल्म रुकने नहीं देगा, क्योंकि उसके 2-3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब वो 2-3 करोड़ रुपए अपनी रिकवर करने के चक्कर में 2 करोड़ 5 करोड़ और खर्च करेगा, और जितना ज्यादा प्रोड्यूसर का खर्च पैसे लगते जाते हैं, एक्टर्स की बदतमीजियां उतनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं, और ये इसी को आर्म ट्विस्टिंग बोलते हैं। और इस तरह से कर करके पूरी मनमानी करवाते हैं और प्रोड्यूसर को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। वो मरता है तो मरे, और वो उनको कोई लेना देना नहीं। एक्टर को पैसे भी सबसे ज्यादा मिल गए, सबसे कम काम भी किया, सारी फरमाइशें भी पूरी हो गई उनकी। उनके घर के खर्चे आपने कितने सुने होंगे, एक्टर्स फिल्म की कॉस्ट्यूम उठा के घर ले जाते हैं। हाँ, प्रोड्यूसर से कुछ अच्छा लगा, प्रोड्यूसर की कार ही अच्छी लगी तो ले जाते हैं उठा के। प्रोड्यूसर बेचारा दयनीय हालत में आ जाता है उस समय कि वो करे क्या। अगर एक्टर नाराज हो गया तो इनके सारे पैसे डूब गए। और एक्टर का चेहरा है, डायरेक्टर बदतमीजी करे तो डायरेक्टर बदला जा सकता है ना, कैमरामैन बदतमीजी करे उसको बदल देते हैं, कोई भी कैमरे के पीछे का कोई भी आदमी। और कई बार छोटा एक्टर जिसने एक सीन शूट भी कर लिया हो पर उसकी आगे की डेट मैच नहीं हो रही, लोग रिप्लेस कर देते हैं, एक ही सीन, थोड़ा ही लॉस है। पर हीरो जिसको आप 100 करोड़ की फीस दे रहे हो, वो शूटिंग पे नहीं आया है, तो आप 20-25 करोड़ ऑलरेडी दे चुके हो उस पर, और 5-10 करोड़ खर्च कर चुके हो। फिर प्रोड्यूसर के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, फिर उसको हर ज्यादती सहनी पड़ती है। इस चक्कर में फिल्म बर्बाद हो। और एक्टर्स ये बात जानते हैं, इसलिए बहुत मीठा बोलते हैं। जब तक इनको फिल्म नहीं मिल जाती, अभी वो सुनील दर्शन जी आए थे, उन्हीं के पॉडकास्ट में सुन रहा था कैसे अक्षय कुमार रोता हुआ आया और बोला कि किसी प्रोड्यूसर ने बड़ी बदतमीजी से बात की। तो जब इनके पास काम नहीं होता तो ये बहुत ऐसे ही रोते हुए आते हैं, पाँव पे पड़ जाते हैं, कहते हैं सर मेरे साथ काम करो ये। और जब काम शुरू हो जाता है तो फिर आ जाते हैं अपने असली चेहरे पे। तो ये सुपरस्टार्स ना, ये बहुत ही बड़ी दोगली कौम है और इनको कसने की बहुत ज़रूरत है। और उसको कसने का तरीका यही है कि इनसे डिपॉजिट लिया जाए। आप घर लेती हैं बम्बई में किराए पे, तो डिपॉजिट रखती है ना लैंडलॉर्ड के पास कि अगर पंखा खराब कर दिया, दीवार तोड़ दी, तो लैंडलॉर्ड पैसे काटेगा। ऐसे ही हर एक्टर को भी इतने पैसे, उसके जो भी फीस तय होगी उसके 25% डिपॉजिट रखना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करने जाएं तो आपको लगता है सलमान और शाहरुख जैसे सुपरस्टार्स अपनी फीस का 25% डिपॉजिट के रूप में देंगे? देखो, मुझे नहीं मालूम देंगे कि नहीं देंगे, और बात सिर्फ सलमान शाहरुख की नहीं है। हाँ, पर क्या ये दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। यही लोग तो छपवाते रहते हैं कि किसकी नेटवर्थ कितनी है, 3,000 करोड़, 12,000 करोड़, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन ये तो दे सकते हैं ना। हाँ। और क्या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। बट ये तो कहेंगे मेरा नाम जुड़ना ही फिल्म का 25% प्रॉफिट है, आपकी फिल्म वैसे ही हिट हो गई। नहीं, ये कहेंगे नहीं, ये कहते आ रहे हैं। यही नैरेटिव अभी चल रहा है वर्तमान में, इसी को तो बदलने की बात कर रहा हूँ मैं। और ये सरकार के लेवल से हो सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट तक ये सारे प्रपोजल्स पहुंचाऊं, और अगर आईएनबी मिनिस्ट्री सीरियस है कि कुछ चेंजेस देखे एंटरटेनमेंट सेक्टर में, तो ये सब चेंजेस इनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और जब सरकार के स्तर से होगा तो सबके साथ होगा, सलमान शाहरुख ही क्यों भाई। जिसको लगता है कि उसकी वर्थ 100 करोड़ फीस लेने लायक है और वो 100 करोड़ की फीस जस्टिफाई कर सकता है, वो 25 करोड़ तो रख ही सकता है ना डिपॉजिट। और डिपॉजिट ही तो है। फिल्म खत्म करे, टाइम से आए, सेट के दिए, स्पेस में वो मेकअप कराए, अपना वो करे, तो उसके 25 करोड़ वापस आ जाएंगे, प्लस उसके 100 आएंगे फिल्म खत्म होने पे। क्यों नहीं दे सकते? ये बिल्कुल दे सकते हैं। क्या ये देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। इनकी नीयत सिर्फ लूटने की है। यही तभी तो मैं बोलता हूँ जिहादी मानसिकता के लोग हैं। ये लूटने की नीयत से आते हैं, इनको सिर्फ लूटना है, बर्बाद करना, और इन्हें खुशी मिलती है प्रोड्यूसर्स को बर्बाद करके। लेकिन डायरेक्टर और उनकी भी तो जरूरत रहती है कि स्टार तो बड़ा ही चाहिए, ये स्टार चाहिए, तो वो उनकी शर्तों के आगे वो भी तो दबे हैं, इसीलिए ये कल्चर शुरू हुआ है। किसी डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती है कि स्टार बड़ा चाहिए, ये प्रोड्यूसर्स की जरूरत होती है। ये नैरेटिव सदियों से चला आ रहा है कि एक्टर्स की वजह से फिल्में चलती हैं। ऐसा नहीं है, फिल्में कंटेंट पे चलती हैं और एक्टर्स भी उसी कंटेंट का हिस्सा है। और एक ज़माना था एक्टर्स इतनी बदतमीजी नहीं करते थे, एक्टर्स बहुत रिस्पेक्टफुल थे, और क्या कहते हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह ऑपरेट होती थी, बड़ा मिलजुल के काम करते थे, तो सबका एक रोल था। पर ऑब्वियसली जब फिल्म रिलीज होती है तो एक्टर्स का चेहरा दिखता है, तो फिल्म के राइटअप होता है तो एक्टर्स की फोटोग्राफ्स लगाई जाती हैं। जनता एक्टर्स से आपको पहचानती है।
तो एक्टर्स का हम प्रचार कराते थे। तो इसका मकसद ये नहीं था कि एक्टर्स अपना दिमाग खराब कर लें और आके सबके सर पे हगें, जो हग रहे हैं आज। दबंग में अगर सलमान नहीं होते तो क्या वो इतनी बड़ी हिट होती? क्या जाने हिट होती कि नहीं होती, अब भविष्य किसने देखा। पर दबंग में अगर सलमान नहीं होते तो मैं मानता हूं दबंग किसी और एक्टर के साथ बनती, और अगर जैसा मैंने एनविजन किया था वैसी बनती तो बहुत बेहतर फिल्म बनती। दबंग से नंबर्स डज नॉट मीन एनीथिंग, डज नॉट मीन क्वालिटी ऑफ अ फिल्म। नंबर इतने आते कि नहीं आते पता नहीं, उस समय तो सलमान भी फ्लॉप हीरो था, हो सकता है इससे ज्यादा बिजनेस हो जाता, हो सकता है इससे कम होता। मुझे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे फिल्म बिजनेस ज्यादा करे तो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता कोई, अरबाज खान ने भी नहीं दिए। फिल्म अच्छी बनती कि नहीं, मैं मानता हूँ सलमान की जगह इरफान खान होते जिनके साथ ओरिजिनली सोची थी, या रणदीप हुड्डा होते जिनके साथ उसके बाद सोची, और बेहतर फिल्म बनती। सलमान ने उस फिल्म को सिर्फ बिगाड़ा है, उसमें से वैल्यू सब्ट्रैक्शन किया है, एडिशन कुछ नहीं किया। आज 15 साल बाद सोचे कि आप दबंग बना रहे होते तो किस एक्टर के साथ बनाते? ये सब अटकलें मैं इसमें नहीं जाना चाहता। आज 15 साल बाद मैं क्यों बनाऊंगा दबंग वापस? नहीं वापस नहीं, जो काम सोचिए अब बना रहे होते 2025 में। खुशबू जी, आप एक फैन की तरह बात करती हैं। आपके लिए ना फिल्म में सिर्फ एक्टर ही इंपॉर्टेंट है, स्टार इंपॉर्टेंट है। आपके सारे सवाल उसके, मेरे लिए स्क्रिप्ट स्टार होती है। हाँ, मैं एक्टर का चेहरा नहीं देखता। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, बॉल देखो बॉलर मत देखो। मैंने सलमान खान के लिए नहीं लिखी थी फिल्म, ना किसी और के लिए लिखी थी फिल्म। मैंने फिल्म लिखी थी, उसमें मुझे लगता है जो सूट करता है मैं उसके पास जाता हूं। भाई दबंग में 36 की उम्र में जब फिल्म लिखी थी, तब दबंग मैंने एक मुद्दे पे लिखी थी, करप्शन पे। करप्शन उस समय बहुत बड़ा मुद्दा था, और उस समय अरविंद केजरीवाल नहीं आए थे, अन्ना हजारे भी नहीं हुआ था, देश में करप्शन बहुत ज्यादा था। और करप्शन के मुद्दे पे मैंने फिल्म लिखी थी, सारे कैरेक्टर्स को करप्ट बनाया था। उसके बाद सोचना शुरू किया कि किसको एक्टर लेना है किसको नहीं। तो एक्टर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी फिल्म मेकर के लिए। ये सब फैंस इस तरह से बातें करते हैं, वो स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट होती है। और दबंग में बना चुका हूं, तो अब क्यों बनाऊंगा 51 की उम्र में? अब देश के इश्यूज अलग हैं, मेरे पास और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं। इस समय जो इश्यूज हैं, हाँ, अब जो इश्यूज इस समय वर्तमान में चल रहा है पूरे देश में, सब लोग जिहादियों से परेशान है पूरी दुनिया में। हाँ, जब उसकी बात करता हूं तो आप कहती हो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। भाई जब करप्शन की बात कर रहा था तो लोग कह रहे हैं क्यों बना रहे हो करप्शन पे फिल्म? हाँ, सभी तो करते हैं करप्शन। तो दिक्कत यही है, फिल्म मेकर, कोई भी फिल्म मेकर या अच्छा पत्रकार वो होता है ना, वो जो डिफिकल्ट इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर। तो आज के डिफिकल्ट इश्यूज 2025 के बहुत अलग हैं। अभिनव जी कहते हैं कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत चलता है, और काफ़ी एक्टर्स ने सफ़र भी किया है कि वो टैलेंटेड थे, वो डिजर्विंग थे, फिर भी उनकी फिल्म को उठाकर किसी स्टार किड को दे दी गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये नेपोटिज्म की बात, ये जब सुशांत की डेथ हुई थी 2020 से शुरू हुई थी, और जोश जोश में कंगना रनावत ने ये वर्ड यूज़ किया था। पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है नेपोटिज्म होता क्या है। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, जिसमें आप कोई सरकारी पद, सरकारी नियुक्तियों में कोई पद इस बेसिस पे देते हैं कि कौन किसका रिश्तेदार है, क्या है, मेरिट पे नहीं। नेपोटिज्म प्राइवेट सेक्टर में कभी भी ना एप्लीकेबल ही नहीं होता। भाई मैं तो, अगर आप कहती हैं कि मैं एंटी नेपोटिज्म हूं, तो मैं कहूंगा मैं एक्चुअली प्रो नेपोटिज्म हूं। मैंने नेपोटिज्म की बात कभी नहीं कही, ये लोगों ने गलत शब्द यूज करना शुरू कर दिया। हाँ, मैं तो चाहूंगा कि हर बाप अपने बच्चों के लिए कुछ करे। नेपोटिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं प्रो नेपोटिज्म हूं। मुझे कार्टेलाइजेशन से प्रॉब्लम है। असल में बात क्या है कि आपका बच्चा डिजर्विंग नहीं है, उसमें कोई मेरिट नहीं है, और आपको पता है कि उसमें कोई मेरिट नहीं है, उसको एक्टिंग नहीं आती, उसको डांस नहीं आता, तो आपको उसको सिखाना चाहिए, अच्छे ट्रेनर्स रखने चाहिए, अपने किसी एक्टिंग स्कूल में भेजना चाहिए। यहाँ के लोग वो नहीं करते। यहाँ के लोग क्या करते हैं, बच्चा तो हमारा एक्टिंग करेगा चाहे जो हो जाए, और बाहर से आए जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनमें किसको एक्टिंग आती है, किसको, उसका करियर खराब कर दो। इसको बोलते हैं कार्टेलाइजेशन। एक कार्टेल बना के, जो बॉलीवुड के लोगों ने एक कार्टेल बना दिया है कि हम अपने अंकल आंटी और दूसरों के बच्चों को ही मौका देंगे, और कोई बाहर वाला आएगा टैलेंटेड तो उसका या तो क्रेडिट छीन लेंगे, या जैसे मेरा छीन लिया, या उसको बंधुआ मजदूर बना लेंगे, स्लेव बना लेंगे, गुलामी की कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के। जैसे आप देखती होंगी कि वाईआरएफ टैलेंट मैनेजमेंट,
अभी धर्मा ने भी खोल दिया है, धर्मा कॉर्नर स्टोन ना। सब में ये टैलेंट को बंधुआ मजदूर बना लेते हैं कि भाई तू जो काम करेगा हमारे साथ ही करेगा और हम कमीशन लेंगे तेरे काम से, या उसको गुलाम बना लो तब यूज करो। या जो अगर कोई फ्री सोचता है, इंडिपेंडेंट सोचता है, उसको काम नहीं करने देना है। तो मैंने बंधुआ मजदूरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया अरबाज खान के साथ, इसलिए मेरे पीछे पड़े हैं। आपको 3 फिल्म डील दी थी? नहीं, मुझे दी थी, मुझे ऑफर की थी। तो वो 3 फिल्म डील क्या होता है? वो लालच देते हैं कि हम तुम्हारे साथ 3 फिल्म बनाएंगे। मुझे पता था मेरे में काबिलियत है और मुझे पता था मुझे इनके साथ काम ही नहीं करना दोबारा, तो मैंने नहीं की साइन। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं करनी 3 फिल्म डील, मुझे 1 फिल्म डील करो है, 1 एट अ टाइम। तो 3 फिल्म डील ये मेरे भले के लिए नहीं देते मुझे, या किसी एक्टर के भले के लिए उसको 5 फिल्म डील नहीं देते, ये अपने भले के लिए देते हैं कि हम तेरे को स्टार बनाएंगे, तेरी जिंदगी बनाएंगे और फिर जिंदगी भर तेरी कमाई पे हम खाएंगे। और जब तू 10 करोड़ दुनिया से लेगा, जब दुनिया तुझे 10 करोड़ फीस दे रही होगी, हम तुझे सिर्फ 25 लाख में काम कराएंगे। ये बंधुआ मजदूरी का मॉडर्न फॉर्मेट है। मतलब प्रॉफिट का या जो इनकम है उसका मैक्सिमम हिस्सा एजेंसी लेती है। इंडस्ट्री के सारे दलाल, इंडस्ट्री के सारे टैलेंट मैनेजर्स की आमदनी क्या है? इनके कहने पे कोई इनको फिल्म देता है क्या? फिल्म तो ये कोई बच्चे में अगर उसकी शक्ल सूरत पसंद आई, उसका काम पसंद आया, तो फिल्म तो उसको अपने मेरिट पे मिल रही है। हाँ, ये लोग टैलेंट मैनेजर्स उसमें से कमीशन खाते हैं। तो दिक्कत ये टैलेंट मैनेजर्स और दलाल हैं। ये टैलेंट में क्या है? वो टैलेंट किसी ना किसी का तो बच्चा होगा। फिल्म इंडस्ट्री के एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं। आलिया भट्ट को देखिए, रणबीर कपूर को देखिए, ये तो क्या है, ये नेपो किड्स ही तो है, लेकिन सुप्रीम टैलेंटेड कोई कह ही नहीं सकता कि इनमें टैलेंट नहीं है। ये अपने दम पे ऊपर आए हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनमें टैलेंट की कमी थी, वो नहीं चले। 1-2 फिल्म कर ली होगी, वो पब्लिक छांट देती, पब्लिक थोड़ी चलती है। तो नेपोटिज्म बोलना गलत है उसको। और अगर आप नेपोटिज्म ही बोलेगी तो आई एम प्रो नेपोटिज्म, आई एम नॉट एंटी नेपोटिज्म। ये कंगना ने गलत शब्द यूज कर लिया था और तब से ये चला आ रहा है नेपोटिज्म नेपोटिज्म। नेपोटिज्म कुछ नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में ना नेपोटिज्म एप्लीकेबल ही नहीं होता। हर माँ बाप अपने बच्चों को की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। हाँ, उसके रिश्तेदार मेहनत करते हैं और करना भी चाहिए, पर अपने बच्चे को, अपने निकम्मी औलाद को खड़ा करने के लिए किसी का टैलेंट छीन लेना, जैसे अरबाज को कुछ बनाने के लिए मुझसे दबंग का श्रेय छीन लेना, मुझे जलील करना ताकि वो बन जाए, वो निकम्मा डायरेक्टर बन जाए, उसको इज्जत मिले, ये गलत है। ये कार्टेलाइजेशन है। ये झुंड बना के हमला करते हैं। इसलिए मैंने पूरी फैमिली को लपेटा कि सलमान, अरबाज, सोहेल, सलीम खान सब लिप्त थे। इन्होंने कार्टेल बना के मुझे, कहते हैं ना, शारीरिक रूप से हो तो बलात्कार और मानसिक रूप से हो तो तिरस्कार, तो मेरा तिरस्कार किया, बहिष्कार किया। ये कार्टेलाइजेशन है और मैं कार्टेलाइजेशन के खिलाफ हूँ। ये नहीं होना चाहिए, और जब जहां भी ये हो इसको एक्सपोज करना चाहिए। ये गलत हरकतें। उसी टाइम एक्सपोज करेंगे तो करियर पे ब्रेक लग जाएगा। भाई, सबको आगे पीछे देखना पड़ता है ना, कि हम किसी पावरफुल आदमी के खिलाफ बोलेंगे तो ये चुप तो रहेंगे नहीं। ये अपने डिफेंस में मुझ पे हमला भी कर सकते हैं, तो मुझे देखना पड़ता है मेरे पास सुरक्षा क्या है। जाहिर सी बात है, जब मेरे साथ ये सब हुआ तब मैं 35-36 साल का था, बहुत यंग था, बहुत नासमझ था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ताकत नहीं थी, मेरे कनेक्शंस नहीं थे, और ये लोग बहुत बड़े तोप थे। उस समय कांग्रेस का राज था देश में, गैंगस्टर्स तब भी बचे हुए थे। हाँ, इनके कनेक्शन गैंगस्टर्स के साथ थे, तो मुझे अपनी सुरक्षा भी देखनी पड़ती है। मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे छोटे थे, तो कैसे करे? मतलब अगर मेरे साथ कोई अपराध हो और मैं 5 साल के बाद हिम्मत जुटा के आके बता पाऊँ आपको, बहुत दुख की बात है। इस देश में ना पूछा जाता है कि 5 साल पहले क्यों नहीं बोला। अरे भाई, 5 साल बाद बता रहे हैं, अब इसकी जांच कर लो, अब इसकी सत्यता टेस्ट कर लो, अब कोई एक्शन ले लो। तभी तो इतने बलात्कार के केसेस होते हैं इस देश में। भाई, पीड़िता उस समय तो इमीडिएटली शॉक में रहती है, दर्द में रहती है, वो उसको समझ में नहीं आता कि किसको बता पाए। वो कई बार घर वालों को नहीं बता पाती, लेकिन अगर घर वाले उसको सपोर्ट कर पाएं और बहुत प्यार दें और किसी तरह वो हिम्मत जुटा पाए, 1-2 साल बाद आके बताए कि 2 साल पहले मेरा इसने रेप किया था, तो पहले आप, हमारे देश में ना पहले पीड़िता से बुलाया जाता है, साबित करो कि इसने 2 साल बाद क्यों बताया। ये क्या बात हुई? अगर आप जांच करेंगे 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी जांच करेंगे तो आपको 10 सबूत मिलेंगे कि गलत करने वालों ने तब गलत किया था, पर जांच के नाम पे कुछ नहीं होता।
और मेरे केस में तो मैं तो बहुत पहले से, मैं 2013-14 से बोल रहा हूँ, तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोला। मैं 2017 में पुलिस के पास गया, 2020 में ओपन लेटर लिखा प्रधानमंत्री को, आज 2025 में पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ। इसके बीच बीच में तमाम बार मैंने फेसबुक पे लिखा है, कभी भी कुछ नहीं हुआ। अब हो रहा है, सबसे ज्यादा तो मुझे ट्रैक्शन अब मिल रहा है पॉडकास्ट पे आपके। तो अब मुझ पे सवाल उठाए जा रहे हैं, 15 साल बाद क्यों बोल रहे हो? कई बार बता चुका हूं, मैं तो हमेशा से बोल रहा था। अब आप अब क्यों ध्यान दे रहे हो? क्योंकि अब सलमान कमजोर है, अब उसको इफेक्ट होने लगा है। हाँ, अब उसकी माताजी का नाम सुशीला चरक हो गया वापस सलमान खान से। अब सलमान खान की फटी पड़ी है। तो इनके चमचों चेलों से ये बुलवा रहे हैं कि 15 साल बाद क्यों। ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि अब मोदी जी का राज है, बीजेपी डंडा करके रखती है। तो अब बीजेपी के राज में ये मुझ पे हमला नहीं करा पा रहे, मेरे चरित्र पे कीचड़ नहीं फेंक रहे। फेंकने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। इनके एआई वीडियोस और इनके प्रचार के वीडियोस जो चला रहे हैं ये यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, उसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, कोई नहीं देख रहा। तो अब इनको हो रही है बड़ी तकलीफ, क्यों इनके नोट, जो काला धन इन्होंने कमाया है ना गलत हरकतों से, ये इनके काम नहीं आ रहा, मदद नहीं हो रही इनकी। ये इनका सवाल उठाना लाजमी है। मैं तो मस्त हूँ। पिछले 2 महीने में जब से हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ है, मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ करीब 6 या 7 डिनर पार्टी कर चुका हूँ, और उसमें नीचे नीचे के बहुत लोग मिले हैं मेरे साथ पार्टी में, और सब हंस रहे हैं सलमान खान पे। सब मेरा हाथ मिला रहे हैं, कह रहे हैं यार तूने बड़ा बहादुरी का काम किया, ये बहुत जरूरी था। तभी तो कोई नहीं आया सलमान के समर्थन में, और सब पीछे पीछे मना रहे हैं कि मैं जीतूं, कि मैं जीतूं और वो हारे। हाँ, ये है कि, और राज की बात बताऊं, 2-3 तो प्रोड्यूसर रेडी हैं मेरे साथ फिल्म बनाने में, पर अनाउंसमेंट नहीं आएगा जब तक इसके खिलाफ कोई टेंजिबल एक्शन ना हो, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि कहीं गलती से सलमान ने कुछ कर दिया, जीत गया वो, तो वो लोग फंस जाएंगे। तो कोई अपना समर्थन मेरे प्रति दिखा नहीं रहा खुल के, क्योंकि उनको सलमान से दुश्मनी नहीं बनानी, लेकिन अंदर ही अंदर सब चाह रहे हैं कि मैं जीतूं और सलमान हारे, और उसके समर्थन में भी कोई नहीं जा रहा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, ये मांग रहा होगा 10 लोगों से समर्थन। सिकंदर में मैंने वो रिव्यू लिखा था, उसके बाद इसने किसी इंटरव्यू में बोला भी था, फिल्म इंडस्ट्री से कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, रोया था ये पब्लिकली। इसके बारे में भी मैंने फेसबुक पे लिखा था कि सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला आजकल रोते फिर रहे हैं कि किसी ने हमारा समर्थन नहीं किया। तो मजे की बात, अब इनका डर खत्म हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में, कोई इनका समर्थन नहीं कर रहा। मेरा समर्थन पीछे पीछे कर रहे हैं लोग। मेरे चेहरे के कॉन्फिडेंस, मेरे चेहरे के नमक से आप देख सकती हैं। हाँ, लेकिन अब बाहर नहीं आए लोग, वो भी आ जाएंगे। अनाउंसमेंट से थोड़ी कुछ होता है। ये तो आए दिन अनाउंस कर रहे हैं फिल्म अपनी, कि हम ये फिल्म करेंगे, हम वो फिल्म करेंगे। देखते हैं, करने दीजिए, अनाउंसमेंट से फिल्म थोड़ी बनती है। सलमान खान के पास काम की कमी नहीं है, ही वॉज नॉट जॉबलेस। ठीक है, फिल्में फ्लॉप या खराब दौर आया होगा, बट फिल्में तो वो करते रहे हैं, और आज भी लोगों ने एक हीरो के रोल में ही देखना चाहते हैं। नहीं, पास्ट इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्यूचर ऑलवेज। ठीक है, करते रहे हैं, ये आप सही कह रही हैं, पर क्या 2026 में भी इनकी गाड़ी ऐसे ही चलेगी? क्या 27 में भी ऐसी गाड़ी चलेगी? मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को सलमान खान का भविष्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, भूतकाल नहीं। पीछे इन्होंने क्या किया ये तो पब्लिक ने, फिल्में जो की वो पब्लिक ने देखी, और इनके कुकर्म काफ़ी मैंने देखे। हाँ, और भी कई लोगों ने देखे हैं। तो अब समय बदल गया है, अब इनके कर्म की इनका फल मिलेगा, और फिल्में अब नहीं मिलेंगी। अब रह सह के इनके परिवार ही इनके साथ फिल्म अनाउंस करता रहता है, खुद के पैसे लगाएंगे और बनाएंगे, अगर रहेंगे बाहर जेल से, वरना जेल में जाएंगे। तो सलमान खान का भविष्य तो तय है, और वो अंधकार में है, और मैं उनके लिए बस दुआ कर सकता हूँ कि भगवान उनको लंबी आयु दे, और उनके पिताजी को भी बहुत लंबी आयु दे। हाँ, इनके दोनों भाइयों की आयु भी इन दोनों को मिल जाए, क्योंकि इनके भाई जिए या मरे किसी को फर्क नहीं पड़ता, दोनों निकम्मे हैं, बोझ हैं धरती पे। पर सलमान लंबा जीना चाहिए, और सलीम खान को लंबा जीना चाहिए, क्योंकि सलमान जितना लंबा जिएगा उतना तकलीफ में जिएगा, उतना तड़पेगा, उतना रोएगा। हाँ, उतना दर्द होगा उसको, और जितना सलीम खान लंबा जिएंगे उतना उनको सहन नहीं होगा, उनको भी तकलीफ होगी, क्योंकि वो राजा की जान तोते में बसी है, वो कहते हैं ना। सलीम खान की जान तो वहाँ बसी है।
तो इन दोनों की मैं लंबी आयु की कामना करता हूँ और कामना करता हूँ कि सोहेल और अरबाज की उम्र भी सलीम खान और सलमान को लग जाए। आपने खान फैमिली, खान्स के बारे में बहुत कुछ बोला, कभी अक्षय और अजय का आपने नाम नहीं लिया। अक्षय के साथ मैंने कभी काम ही नहीं किया, कभी मिला भी नहीं। अक्षय को मैंने एक अवार्ड सेरेमनी में दूर से देखा था, ही वॉज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। तो क्या ही बोलूं, जब मैं जानता नहीं किसी को तो मैं क्या बोलूं। मैं अक्षय को बतौर उसकी एक्टिंग के मतलब उसकी फिल्मों के माध्यम से जानता हूँ जितना, तो जितना पब्लिक जानती है उतना मैं भी जानता हूँ। ही इज़ अ ओके एक्टर एंड मुझे ऐसा कोई खास पसंद भी नहीं है, ना कोई खास उससे चिढ़ है। आई थिंक ही इज डन सम गुड फिल्म्स, ही इज डन सम बैड फिल्म्स। एफर्ट तो करता है, पर जितना इंडस्ट्री से सुना है मैंने, एक चीज़ तो है, अक्षय डिसिप्लिन बहुत है और सेट पे बड़ा टाइम से आता है, अनलाइक मैनी अदर्स, और मेहनत तो करता है। अब एंड रिजल्ट अकेले एक एक्टर के हाथ में तो होता नहीं, वो तो पूरी टीम की एक मिली जुली मेहनत होती है। तो अक्षय के बारे में इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। अजय अजय के साथ मैंने एक फिल्म की है बतौर असिस्टेंट। जब मैं मणिरत्नम का असिस्टेंट था तो युवा में अजय देवगन थे, और इनफैक्ट उस फिल्म में बतौर असिस्टेंट मुझे एक्टिंग करने को भी कहा गया, तो अजय देवगन के पीछे पीछे कई सीन में मैंने एक्टिंग भी करी है। मेरे प्रति अजय का बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत नॉर्मल था, एंड मैं स्क्रिप्ट असिस्टेंट था तो स्क्रिप्ट पे भी उनसे काफ़ी इंटरेक्ट करता था और बतौर एक्टर भी उनसे इंटरेक्ट करता था। तो अजय वॉज फाइन विथ मी। उसके बाद मैं मतलब मिला नहीं उनसे, और दबंग के बाद एक बार एक फ्लाइट में हम दोनों थे तो हेलो हाय हुआ, इतना ही इंटरेक्शन है। तो देखो, मैंने ना आपके पॉडकास्ट में ज़्यादातर अपने निजी एक्सपीरियंसेस के बारे में बात किया है, तो जिनके बारे में, जिन्होंने मेरा कुछ गलत किया नहीं, मैं उनके बारे में क्यों कुछ अच्छा या खराब बोलूं। मतलब कुछ अच्छा होगा, किसी ने अच्छा किया होगा तो ज़रूर बोलूँगा, क्रेडिट देने में मैं बिलीव करता हूँ। पर जब जिन्होंने खराब नहीं बोला, तो कुछ लोग होंगे जो खराब बोलते होंगे किसी के बारे में, पर सुनी सुनाई बात पे मैं रिएक्ट नहीं करता। एक जो नैरेटिव शाहरुख खान ने अपने पिछले कई शोज में बोला है कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार, आपको नहीं लगता आने वाली जनरेशन के लिए वो ये एक गलत नैरेटिव दे रहे हैं कि क्या आने वाले जनरेशन के एक्टर्स वो एक्टर्स ही कहलाएंगे, वो सुपरस्टार बनने का हक नहीं रखते हैं? यार, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द वर्ड सुपरस्टार एट ऑल। मैं पिछले पॉडकास्ट में बोला था, मैं तारा जानता हूँ, तारा तो आसमान में होता है। आई डोंट थिंक शाहरुख इज अ सुपरस्टार ऑल्सो। ये सब, इन बातों को सीरियसली मत लिया करो, ये सब मीडिया से खिलवाड़ करने के वर्ड्स होते हैं कि ओ आई एम द सुपरस्टार, ये वो। बतौर एक्टर शाहरुख खान ने भी कुछ अच्छा काम किया है, कुछ बुरा काम किया है, अच्छी और बुरी, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल फिल्में की हैं। पर शाहरुख खान कोई पहले एक्टर नहीं है। शाहरुख खान के पहले भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर रहे हैं और शाहरुख खान के बाद भी बहुत अच्छे एक्टर रहेंगे। तो ये एक्टर्स आएंगे और जाएंगे। नाटक, नाट्य शास्त्र यहाँ पे रचा गया था, तो यहाँ नाटक तो चलते रहते हैं। तो ये सब पैसे से, ये मीडिया के ने शुरू किया है कि जिसने पैसा ज़्यादा कमा लिया वो बड़ा सुपरस्टार। मैं किसी भी इंसान का आकलन उसके कमाए धन से नहीं करता, मैं उसके आचरण से करता हूँ, उसके चरित्र से करता हूँ। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिनका चरित्र बहुत अच्छा है, आचरण बहुत अच्छा है, बिहेवियर, द वे दे ट्रीट मी, दैट्स हाउ आई फील, यू नो, फॉर मी दे आर द ट्रू सुपरस्टार्स। फॉर मी, people who do good, like our prime minister, like Yogi Adityanath ji, they are the people who have made the difference to society as a whole. They are superstars. मेरे लिए शाहरुख खान, सलमान खान कोई सुपरस्टार नहीं है। ये लोग एक्टर हैं, इन्होंने थोड़े पैसे कमा लिए हैं, और पैसे कमाने के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, पान मसाले बेचे हैं और शादियों में नाचे हैं, ये तो वो उनको मुबारक, उनको पैसे चाहिए, करें जो करना है करें। मैं कम में खुश हूँ। शाहरुख की फिल्मों ने 1000 करोड़ कमाए, और तब एक ये भी मुद्दा उठा कि इंडस्ट्री में कई सुपरस्टार्स अपना पावर यूज करके कॉर्पोरेट बुकिंग करवाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं मालूम शाहरुख की फिल्म ने क्या कमाया क्या नहीं कमाया। कॉर्पोरेट बुकिंग, ये आजकल मुझे भी सुनने में बहुत आ रहा है,
तो मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो है नहीं, पर मैंने बहुत लोगों से बहुत पॉडकास्ट में इस पे प्रतिक्रिया सुनी है। खासकर ट्रेड वाले लोग बताते हैं, जिसमें कॉरपोरेट्स बल्क में बुक करते हैं। उससे मुझे दिक्कत नहीं है भाई, बल्क में आप बुक करो, पैसा कोई भी दे भाई, लेकिन उस सीट पे देखेगा तो एक इंसान ही बैठ के ना। कोई देख रहा है फिल्म और उसको पसंद आ रही है, मुझे उससे मतलब है। बुकिंग किसने कराई, पैसे किसने दिए। और मीडिया जो है, फॉर सम रीजन ट्रेड और मीडिया, ये लोग नंबर्स से ऑब्सेस्ड हैं। किस फिल्म इंडस्ट्री का ग्रॉस कलेक्शन क्या हुआ, किस फिल्म इंडस्ट्री का नेट कलेक्शन क्या हुआ, और जिसका कलेक्शन ज्यादा हुआ वो ज्यादा अच्छी फिल्म थी। यार ये ना बिजनेस वालों के मापदंड होते हैं, जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, धंधे से मतलब है, उनके मापदंड है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बतौर कलाकार मेरी फिल्म यूट्यूब पे रिलीज हो जाए, एज लॉन्ग एज लोग देख रहे हो। मेरे तो पॉडकास्ट बहुत लोग देख रहे हैं, मैं तो खुश हूँ। मेरे लिए अल्टीमेट वैलिडेशन तो यही है कि मुझे पता था कि मैं सच बोल रहा हूँ, पर आपके पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स पढ़े मैंने तमाम, और हजारों दसियों हजार कमेंट्स हैं, और लेकिन लोग कह रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। और इतने सारे लोग कह रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, किसी को नहीं डर लग रहा सलमान खान से। मेरे लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन यही है। अब मेरे पॉडकास्ट के इतने पॉपुलर होने से अगर यूट्यूब से आप कुछ पैसे कमा लें, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान आपका भला करे, आप खूब कमाइए। मैं चाहता हूं और व्यूअरशिप मिले मेरे पॉडकास्ट को, आप खूब कमाएं और मुझे खूब सारे फैंस मिले जो मेरी बात बिलीव करें। सच तो यह है कि इस पॉडकास्ट का टॉपिक भी एक सुपरस्टार था, फिल्म भी सुपरस्टार से ही हिट होती है, तो वो स्टार वैल्यू। नहीं 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 नहीं, फिर आप देखिए, फिर आपने स्टार स्ट्रक बातें करी खुशबू जी। लोग पॉडकास्ट का कहेंगे, लोगों का टॉपिक सुपरस्टार नहीं है। इस पॉडकास्ट का में जो मेरे व्यूज हैं, जो स्टार्कली डिफरेंट व्यूज हैं उस सो कॉल्ड सुपरस्टार के बारे में, वो कंटेंट है। हाँ, यही तो लड़ाई फिल्म इंडस्ट्री लड़ रही है कि एक्टर से फिल्म चलती है या कंटेंट से। दो चीजें होती हैं भाई। सलमान खान के अपने इंटरव्यूज पे इतने व्यूज नहीं आते जितने मेरे इंटरव्यू पे आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे कि सलमान खान का थोबड़ा है, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि सलमान खान इंसान क्या है मेरे जरिए, और लोग मेरी बातों पे विश्वास कर रहे हैं, तो कंटेंट की वजह से चल रहे हैं, समझे। ये सिर्फ नाम लेने से कि ओ सलमान का नाम जोड़ दिया तो चल गया, तो आप जोड़ के देख लीजिए अगले ये इंटरव्यू। सलमान के फैंस ने यही कहा है। अरे पर आप तो आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेती हैं, Of आप तो course. कईयों से सलमान के बारे में सवाल पूछती होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि कई बार जब एक कोई कम पॉपुलर या सेमी पॉपुलर एक्टर के बारे में बात होगी, वो बात इतने ऊपर तक नहीं जाती है, बट अगर कोई बड़ा नाम है तो डेफिनेटली उसका असर सलमान के होता है। बारे में बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, उनके चेले चमचे करते हैं, उनको इतने व्यूज क्यों नहीं मिलते। वो तो अच्छी बातें हैं। मैं तो सलमान को सिरे से ना बुरा भला कह रहा हूँ, बुरा कह रहा हूँ, भला नहीं। हाँ, मैं तो सलमान के सारे कुकर्म को उजागर कर रहा हूँ। मैं तो सलमान पे लांछन लगा रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ। तो मेरे इंटरव्यूज क्यों पॉपुलर हो रहे हैं? जाहिर सी बात है, सलमान से नफरत करने वाले ज्यादा हैं इस देश में, उससे चिढ़ने वाले ज्यादा हैं, और उसको प्यार करने वाले बड़े कम हैं। तो वो काहे का सुपरस्टार है? खुद बोल देने से कि मैं सुपरस्टार हूँ, शाहरुख खान बोल देते हैं आई एम द लास्ट सुपरस्टार। मतलब अपने मुंह में या मिट्ठू बनना है, इसको कहते हैं, हमारे यहाँ मुहावरा है, अपने मुंह में या मिट्ठू बनना है, जो चाहे बोल ले। पर ट्रैक्शन कहाँ से आता है, बात चिपकती कहाँ है? जब मैं बोलता हूँ कि सलमान ये रावण से भी ज्यादा घमंडी है, अब लोगों को सच लग रहा है। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है, घमंड तो है इसमें, रावण से ज्यादा घमंडी तो है। जब मैं बोलता हूँ अब इसकी लंका जलेगी, तब लोगों को अच्छा लगता है, सच लगता है। सलमान तो कब से अपनी तारीफ कर रहा है, 35 साल से खुद की तारीफ किए जा रहा है, तो अब कौन सुनता है? अनुराग कश्यप भी अपने इंटरव्यूज में स्टार्स के लिए यही बातें करते हैं। रीजन क्या है? मतलब क्योंकि जब एज एन ऑडियंस हम जब फिल्म में देखते हैं तो हम स्टार्स को देखते हैं, उन्हीं को देखकर इंस्पायर होते हैं, उनकी बॉडी या जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो कुछ अपनी फिल्म में दिखाते हैं, तो वो तो फिल्म का ढांचा ही ऐसा है कि एक स्टार आके फिल्म को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑडियंस ऑब्वियसली उन्हीं से
स्टक होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम स्टार बदल देंगे, मैं स्टार बदल के किसी और के थ्रू अपनी कहानी बोलूं, कहानी तो वही होगी। मतलब ये ना, आप कह रहे हैं मुर्गी पहले आई या अंडा, अब किसको मालूम मुर्गी पहले आई या अंडा, वो तो जब अगला कुछ आएगा तब पता चलेगा। तो अब एक कहानी है, मैं आपके साथ बना दूं और वो सुपर हिट हो जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने बहुत कुछ कर दिया उसमें। आप तो वही करेंगी जो मैं बोलूँगा आपको एज अ डायरेक्टर, पर हिट हो जाने के बाद आप सारा श्रेय खा जाएंगी, मेरा नाम भी नहीं लेंगी, तो मुझे तकलीफ तो होगी ना। तो एक्टर्स के साथ यही शिकायत है सारे फिल्म मेकर्स की, कि जब फिल्में चल जाती हैं, जब फिल्में सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो एक्टर्स सारा श्रेय उसका खा जाते हैं और किसी को एक्नॉलेज भी नहीं करते। और जब फिल्में नहीं चलती और कोई डायरेक्टर आके, तो डायरेक्टर पे डाल देते हैं, फिर डायरेक्टर आके बोलता है कि यार अब ये 8 बजे आते थे सेट पे, अगर पहले आ जाते तो मैं शायद कुछ बेहतर कर लेता, इनकी वजह से बच्चे थक जाते थे हमारे। तो ये अपने दूसरे शो पे जाके डायरेक्टर को बदनाम करते हैं कि भाई अगली फिल्म में 7 बजे आया था बंदा, क्या उखाड़ लिया। पता नहीं, ये एक्टर्स की नीयत बहुत गंदी है। ये सो कॉल्ड सुपरस्टार्स बड़े गंदे लोग हैं और निम्न दर्जे के लोग हैं और बहुत सेल्फिश कौम है, दोगली कौम है। इनका मुखौटा उतारना बहुत ज़रूरी है। और अब इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि इनके खुद के बच्चे बड़े हो रहे हैं और इनके साथ कोई भी टैलेंटेड डायरेक्टर, कोई भी टैलेंटेड राइटर काम करने को तैयार नहीं है। ये कितने भी पैसे फेंक ले, हाँ, क्योंकि ये इज्जत नहीं देते किसी को। और बस यही है कि सबको अपना घर चलाना है, तो कोई इनके बारे में बुरा नहीं बोलता। मेरा घर अपने आप चल रहा है दूसरे कामों से, हाँ, फिल्मों से नहीं, दूसरे कामों से मेरा घर चल रहा है। तो आगे मैं इनके नाम लेके बता रहा हूं, ये सारे गंदे लोग हैं और सेल्फिश लोग हैं, हाँ, बहुत सेल्फिश हैं। आज से जब मैं 95 में आया था फिल्म इंडस्ट्री में, तब भी जो वर्कर्स थे, ना, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, सेटिंग के बॉयज, इन लोग को यूनियन रेट्स तब भी मिलता था। तब 200-250 रुपये था, अब 500-600 रुपये या 1000 रुपये है, अभी भी यूनियन रेट मिल रहा है। और 10 दिन ये काम करते हैं, मान लीजिए 1000 रुपये यूनियन रेट है, 10,000 का बिल लेके जाते हैं, प्रोडक्शन वाला उसको काट के 7,000 कर देता कि भाई आगे काम करना है ना, 7,000 से काम चलाओ, 3,000 वो भी खा जाता है। और एक्टर्स, तब उनको 50-55 लाख रुपए मिलते थे, सक्सेसफुल एक्टर्स को 75 लाख, 1 करोड़, बहुत करोड़ों में हार्डली कोई था। नाना पाटेकर को मिलते थे सबसे ज़्यादा 1 करोड़। और आज की डेट में एक्टर्स ले रहे हैं 150-200 करोड़ और बाकी सब वर्कर्स यूनियन रेट्स पे हैं। एक ज़माने में सलीम खान कितने इंटरव्यू में बोल चुके हैं, हम अमिताभ बच्चन से ज़्यादा पैसा लेते थे, अमिताभ को 11 लाख दिए तो हमको 11.5 देना। वो राइटर ही थे ना। आज राइटर्स की क्या हालत है, राइटर्स को आज भी 11.5 लाख देने में नानी याद आ जाती है। बहुत कम राइटर्स हैं जिनको 11.5 लाख रुपए भी मिलते हैं, किसी से 2 लाख 5 लाख करके उसका आइडिया ले लेते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा एज एन इंडस्ट्री की ये कर क्या रहे हैं, और ये फिल्म इंडस्ट्री खराब किसने की, यही एक्टर्स ने। प्रोड्यूसर्स को आर्म ट्विस्ट करके, ब्लैकमेल करके, उनको हाथ मरोड़ के, और धीरे 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 प्रोड्यूसर्स की हालत ख़राब है उनके स्टाफ के पैसे देने में। आपको मालूम है एक फर्स्ट एडी को भी हजारों में सैलरी मिलती है महीने का, जो भी 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक महीना। और इनको एक्टर्स को, मेल एक्टर्स को, जिनके इतने छोटे छोटे बाल होते हैं, सुबह आके बाल झाड़ने के 20,000 रुपये ले जाता है इनका नाई। और नाई को नाई बोल दो तो ऑफेंड हो जाता है, कहता है मैं हेयर स्टाइलिस्ट। तो एक बार सुबह बाल झाड़ने के 20,000 रुपये दिन का, या शायद 8 घंटे का। अगर 12 घंटे की शिफ्ट हो गई तो 1.5 शिफ्ट का पैसा। और असिस्टेंट डायरेक्टर जो, जब फिल्म बन रही होती है तो 24 घंटे में से उसको 6 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं मिलती। वो जो 18-18 घंटे, कई बार 19 घंटे तक काम करते हैं लगातार, पूरे महीने का 1 लाख रुपए, मतलब दिन का कितना हुआ, मुश्किल से 3,000 रुपये। तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। जो मेहनत करता है उसको पैसे नहीं मिलते, तो अब लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया है। एक चीज़ ये भी सुनने में आई है कि एक्टर्स
आपने हेयर एंड मेकअप वालों को साथ भी इसलिए रखते हैं क्योंकि ये लोग अपना काम तो करते ही साथ ही खबरें भी देते हैं। हाँ, ये चुगली चापलूसी के ही हैं। ये खबरें भी देते हैं दूसरों के यहाँ क्या चल रहा है, ये झूठी खबरें भी देते हैं। जिसकी छवि ठीक करनी होती है उसके पक्ष में बोलते रहते हैं, भाई ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। हाँ, और जिसको गिराना होता है उसकी चुगली भी करते हैं, भाई वो आदमी बहुत बदतमीज है, हमारे पैसे काट रहा है या चोरी करता है। तो चुगली चापलूसी चापलूसी कर करके ही तो ऊपर। और एक्टर्स क्या बड़े इनसिक्योर कॉम है, इनको ना कंटिन्यूअस वैलिडेशन चाहिए। तो वो मेकअप जो करता है वो बार बार एक्टर अपने आप को शीशे में देखेगा और ये शीशे में देखे इनकी तरफ देखेगा, कहेगा क्या लग रहे हो भाई, क्या लग रहे हो। तो ये कर करके ये उसके खासदार बन जाते हैं, राजदार बनते हैं और खासदार बन जाते हैं। प्लस बहुत सारे एक्टर्स को अय्याशी करने की आदत होती है, बहुत सारे एक्टर्स ड्रग्स लेते हैं, बहुत सारे एक्टर्स लड़कीबाजी करते हैं। तो उनको लड़की कौन सप्लाई करेगा, यही पर्सनल स्टाफ करता है। ड्रग्स कौन सप्लाई करेगा, ये पर्सनल स्टाफ करता है। एक्टर तो सड़क पे जा नहीं सकता या ड्रग पेडलर के पास जा नहीं सकता कि मुझे, ये लोग लेके आते हैं और इस तरह से राजदार बन जाते हैं और फिर ये गलत कामों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। एक्ट्रेसेस के लिए इस इंडस्ट्री में माहौल कैसा है? देखिए, एक महिला पे क्या बीतती है ये एक महिला ही जानती है। मैं तो ऊपर ऊपर से जो किसी महिला ने, किसी एक्ट्रेस ने इंटरव्यू दिए हैं, उनके इंटरव्यू देख के जो समझ में आता है, पर किसी भी दर्द को फील करना ना, ये इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क द पर्सन डायरेक्टली। और आप खुद एक महिला हैं तो आप जानती हैं व्हाट अ वुमन फील्स, ओनली अ वुमन कैन टेल। एंड आई डोंट थिंक वर्ड्स आर इनफ। आई नो दैट अ लॉट ऑफ women फील इनसिक्योर, वेरी इनसिक्योर ऑल द टाइम, एंड राइटफुली सो। मतलब भेड़ियों के बीच में मैं भी गुजरूंगा तो मुझे डर लगेगा। बॉलीवुड तो भेड़ियों का गढ़ है, प्रेडेटर्स का गढ़ है, और हिंदुस्तान की सबसे सुंदर खूबसूरत लड़कियां वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, यहाँ आती हैं एक सपना लेके, और फिर उनका सामना होता है भेड़ियों से। एंड आई एम अ फादर ऑफ 2 गर्ल्स। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ विमेन हैव टोल्ड मी इन माय लाइफ, आपने भी एक बार बोला कि आपको महिलाओं की समझ इतनी अच्छी क्यों है। पता नहीं, शायद मेरे बच्चों की वजह से। मैंने अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है और उनका दर्द समझने की कोशिश करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, मुझसे झूठ नहीं बोलते। वो जो भी फील करते हैं मैं उनको बिना जज किए सिर्फ सुनता हूँ कि वो क्या फील कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ से डर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं, हिचक रहे हैं तो क्यों हिचक रहे हैं। फिर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉलेज के इवेंट्स हैं, मेरी एक डॉटर एथलीट थी, तो वो हार से डरती थी, घबराती थी कि मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी। तो उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको एश्योर करना कि रिगार्डलेस अगर आप रेस जीतो या हारो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, एंड नथिंग विल हैपन, जस्ट गो गिव इट। और उससे उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता था। तो उन सब से मैंने सीखा है कि लेडीज़ को हमेशा कांस्टेंट एश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो मेरी ज़िंदगी में जो महिलाएं हैं, मैं उनको तो कोशिश करता हूँ देने की। बाकी हीरोइनों के साथ क्या होता है, ये आपको किसी हीरोइन को ही इंटरव्यू लेना चाहिए, और ये मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूँ, वो क्या बताना चाहती हैं, क्या नहीं बताना चाहती। होता तो बहुत कुछ है, और पर वो भी कई महिलाएं जो बहुत सफ़र की हैं हमारी इंडस्ट्री में, वो भी दबा जाती हैं अपना दर्द। वो अपना दर्द बयान नहीं कर पाती, क्योंकि उनको भी यही डर है कि किसी का नाम ले दिया या कोई इंसिडेंट बता दिया तो ये पीछे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। इट्स अनफॉर्चुनेट, बट आई व्हाट कैन आई डू। कहते हैं कि कास्टिंग काउच तो सिर्फ एक चीज है जिसके बारे में बात होती है, इससे भी बड़ा जाल यहाँ पर लड़कियों के इर्द गिर्द बिछाया जाता है, उसको फंसा के रखा जाता है। हाँ, ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है। हाँ, किसी को ट्रैप करने का, ये नार्सिसिस्ट्स का सबसे फेवरेट तरीका है ना, किसी को ट्रैप करने का, किसी को एंकरेज करो कि वो कुछ गलत काम करे। आपसे गलत काम करवाए जाते हैं, एंकरेज किया जाता है, आपको नशा फ्री में ऑफर किया जाता है, आपको कोई लालच दिया जाता है कि ये पैसे चोरी कर लो या इनकम टैक्स चोरी कर लो, कुछ गलत काम करने का इंसेंटिवाइज करके आपको लालच दिया जाता है, और आप लालच में फंस गए और आपने एक बार गलत काम कर लिया तो ये आपके राजदार बन जाते हैं।
अब ये जब गलत काम करेंगे और आप इनको रोकोगे टोकोगे तभी आपको आंख दिखाते हैं कि भाई तूने गलत काम किया था, हमने किसी को नहीं बताया, तो हमारी पोल मत खोल, हम वरना तुझे, एंड देन इट्स अ नेगेटिव लूप यू आर स्टक इन। तो मैंने भी बहुत गलत काम किए हैं। कहते पहली गलती गलती नहीं होती, जब पहली गलती आप गलती से करते हो, फिर आपको पहले खुद को माफ कर देना चाहिए और अपनी गलती एज लॉन्ग एज आप सुधार लो। पर एक ही गलती जब कोई रिपीटेडली करता है तो वो जानबूझ के, इट्स अ चॉइस, इट्स नॉट अ मिस्टेक। शुरुआत में तो सभी गलती करते हैं, तो उसी गलती को पकड़ते हैं ये लोग नार्सिसिस्ट्स, जो यूज करना हो, और फिर बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं, तुमने गलती की थी, हमने तुम्हें बचाया, तुमने गलती की थी, हमने तुम्हें नहीं फंसाया। ऐसे करके वो आपका कंट्रोल ले लेते हैं। और फिर तो लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि कोई लड़की ने, मान लो शुरू में कमज़ोर थी या आर्थिक हालत उसकी ख़राब थी, उसने कभी कास्टिंग काउच में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो, तो उसे बार बार याद दिलाया होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और उससे कॉम्प्रोमाइज़ करा करा के उसको पेशेवर कॉम्प्रोमाइज़र बना देते हैं। और वो लाचार होती है ये सोच के कि अगला मुझे बदनाम ना कर दे। बदनामी से सब डरते हैं। मेरे केस में तो मैंने बहुत सारे काम नहीं किए हैं, तब भी मुझे बदनाम कर दिया इन लोगों ने। जी, आपके बारे में भी कहा गया कि हाँ, मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अफेयर्स, ये वो। अफेयर्स, मेरे 2-3 सर्विस टैक्स की रेड हो चुकी है, एक इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है, तो ये भी इल्ज़ाम लगे होंगे कि मैंने पैसे चुराए हैं। मेरा एक फॉर्मर पार्टनर होता था जिसने कुछ घपलेबाजी की थी कंपनी में, और जिस चक्कर में मुझे कंपनी छोड़नी पड़ी, तो उसके किस्से आते हैं मुझे, और दुनिया में बोलता फिरता है कि मैंने खाए हैं पैसे। तो ये बहुत सारी बातें मेरे बारे में भी चलती हैं बाजार में। कहते हैं कि जब बेशरम फ्लॉप हुई तो उसके भी प्रोड्यूसर डूबे थे, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं, उनकी चिंता नहीं जताते हैं? नहीं, वो उनसे मैं अलग हो चुका हूँ। वो तो अब उन्होंने, बाशु भगनानी ने उन पे कुछ केस वेस किया है, उसका मेरे केस से कोई लेना देना नहीं। हाँ, मेरे साथ भी उन्होंने कुछ धोखाधड़ी की है, तो वो भगवान उनको देगा। कोई आउटसाइडर एक्टर बनने अगर इंडस्ट्री में आता है, इस तरह के लोगों से कैसे बचे? जो ये सिचुएशंस आपने बताई है कि ग्रुपिज्म है यहाँ पर, कास्टिंग काउच है यहाँ पर, फिर टैलेंट एजेंसीज जो कहती है कि हम आपके टैलेंट को बढ़ावा देंगे, असल में एक्सप्लॉइट करती, इन चीज़ों से कैसे सतर्क रहे? तो खुशबू जी, आपने एक गलत शब्द यूज़ किया कि इन सब बातों से नए यंगस्टर्स कैसे बचें। भाई, बचना असंभव है। ये चीज़ें होती आ रही हैं, ये होंगी सबके साथ। आपका शब्द होना चाहिए इन सब बातों से कैसे लड़ें, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ेगा अपने हक के लिए, जो इन सब बातों से के खिलाफ खड़ा होगा ना, वो ही बच पाएगा। बिना लड़े इससे बचा नहीं जा सकता। ये लड़ाई आज जो मैं लड़ रहा हूँ, या लोगों को दिख रहा है कि मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ, तो वो मैं अपने लिए उठा रहा हूँ, और सबको इसमें जुड़ना पड़ेगा। सबको अपने अपने जीवन का संघर्ष करना पड़ेगा खुद ही। अकेले आए अकेले जाएंगे, और जो बचेगा अंत तक वही जीतेगा। तो अगर लोग सोच रहे हैं कि मैं सबके लिए लड़ाई लड़ूं, नहीं, मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं सबको अवेयर करा रहा हूँ, यंगस्टर्स को अवगत करा रहा हूँ कि जब आप भी आएंगे, या आप आ चुके हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, आपका भला नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर से क्या खेल हो रहा है, और कौन है जो ना सिस्टम को रीक करके बैठा है, उनको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि बड़े पावर्स, बड़ी ताकतें जो हैं, जो कैसे एक सिस्टमैटिक लूट का धंधा है, चल रहा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, उसको एक्सपोज कर रहा हूँ मैं। पर मैं अकेला इनसे जीत नहीं सकता, और अगर मैं जीत भी गया तो अपने लिए जीतूंगा। और अगर आप चाहते हो, कोई भी यंगस्टर चाहता है कि वो भी जीते, तो उसको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, उसको मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलानी पड़ेगी। मैं अवेयर कर सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस पास ऑन कर सकता हूँ, पर मैं यंग नहीं हो सकता। अब मैं 51 साल का हूँ, मेरे तो बेस्ट ईयर्स ख़त्म हो चुके हैं। आपको अपने बचाने हैं तो आइए मेरे साथ। तभी तो मैंने पिछली बार भी जेनजी को आह्वान किया था कि जो नेपाल में हुआ, वो अब इंडिया में भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। नेपाल में नेताओं के खिलाफ हुआ क्योंकि वहाँ के नेता बेईमान थे। हमारे देश में कम से कम ना, सेंटर में और हमारे स्टेट में नेता ठीक है, गवर्नमेंट ठीक है, पर ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत करप्शन है, बहुत बेईमानी है, बहुत बुलिंग है।
कोई भी कॉरपोरेट बच्चा आपको बता देगा कि यार उसका बॉस उसके सारे अच्छे काम के क्रेडिट खा जाता है, और जब गलतियां होती हैं उससे तो वो ब्लेम हम पे डाल देता है। इसको स्केपगोटिंग बोलते हैं। सब जगह ना बलि का बकरा ढूंढते हैं, स्केपगोट। और सबसे जूनियर और कमजोर इंसान है उसके ऊपर जिम्मेदारी मढ़ के उसको निकाल देते हैं काम से। जब खराब होता है काम, अच्छा होता है तो सब श्रेय लेने आ जाते हैं आगे। तो कहते हैं सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। तो ये हर सेक्टर में है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, हर सेक्टर में है। हाँ, पर हमारे यहाँ थोड़ा क्या है, गवर्नमेंट की पहुंच कम है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो यहाँ पे अत्याचार बहुत ज़्यादा होता था। पर अगर हम सब साथ आ जाएंगे एंड ऑल द किड्स कम टुगेदर, आई एम हैप्पी टू गाइड देम, आई एम हैप्पी टू मेंटर देम, विच आई एम ऑलरेडी डूइंग। बहुत सारे यंगस्टर्स को मैंने तैयार किया है गुजरे सालों में, और कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। मुझे नहीं समझ में आता मुझे उनका नाम लेना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी जीवन में खतरा ना हो जाए, उनकी जीवन खराब ना हो जाए। पर मेरे बड़े सारे ट्रेंड बच्चे आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और मुझे खुशी है कि मैं उनके काम आ पाया, क्योंकि ना मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे साथ हुआ वो इन लोग के साथ भी हो। तो मैं इनको समय रहते गाइड कर पाया कि किसी भी मुश्किल से आप टैकल कैसे करो। समस्याएं तो आती हैं, समस्याएं सबके ज़िंदगी में आती हैं, समस्याओं से डील करने आना चाहिए। हम लोग फर्स्ट जनरेशन थे शायद, हमारे पास कोई मेंटर नहीं था, किसी ने सिखाया नहीं कि कैसे डील करो, तो डिप्रेस हो जाते थे, रोते थे, तकलीफ सहते थे। अब हर पीढ़ी का एक दायित्व है कम से कम अगली पीढ़ी के लिए ज़िंदगी आसान करे। तो मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं, मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो पहले से अवेयर रहें कि ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो जब आपको पता होता है ना कि आपको चोरों से बचना है, चोर दिखते कैसे हैं, तो फिर जब चोर सामने आएगा तो आप बच भी सकते हो। करेक्टिव एक्शन, इसको प्री विजुअलाइजेशन बोलते हैं। आपने बोला कि आवाज उठानी होगी। आपने आवाज अब उठाई है जब आपको कुछ खोने का खतरा नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहा है इंडस्ट्री में फेमस गलत आरोप है। आप मेरी आवाज में शामिल तब हुई हैं जब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। आप अब मेरी मदद को आई हैं। कहते हैं ना, ईश्वर तभी आते हैं जब कुछ नहीं होता, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से सब खेल शुरू होता है ईश्वर का। मैं तो आवाज बहुत सालों से उठा रहा हूं। मेरी आवाज को किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब तो मेरे पास मुझे मदद चाहिए भी नहीं। अब तो मैं सबके लिए आवाज उठा रहा हूं कि अगली पीढ़ी कम से कम सुरक्षित रहे। तब आप भी जुड़ गई, और बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ गए जिन्होंने मुझे पॉडकास्ट के माध्यम से जाना है पहली बार। तमाम लोग मेरे इंस्टा पे, मेरे सोशल मीडिया पे मुझे रीच आउट करके मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आइडेंटिफाई विथ व्हाट आई एम सेइंग, यू नो। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं ना बड़ा सेल्फिश टाइप आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ही सेवा भाव में बिलीव करता हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो फ़ायदा नहीं हुआ वो किसी को ना हो। जो मैंने सीखा जीवन में, जो आपने कहा था आपने इतने साल में सीखा क्या, यही सब सीखा कि इन ताकतवर लोगों से डील कैसे करना चाहिए जब ये बुली करे, और इनको एक्सपोज करो, इनको हर सिरे पे एक्सपोज करो। और नहीं, मेरे साथ जब गलत हो रहा था तब सोशल मीडिया नहीं था, उसकी इतनी पहुंच नहीं थी। अब मेरे घर पे कोई हमला करे, मेरे ऊपर हमला करे, तो मैं डंडे से नहीं लड़ूंगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और मैं प्रधानमंत्री को टैग करके तुरंत इनको एक्सपोज करूंगा कि मेरे घर के बाहर गुंडे आए हैं, पुलिस कुछ करती क्यों नहीं। तो ये सोशल मीडिया के आने से ये जो परिवर्तन आया, रेवोल्यूशन आया डिजिटल टेक्नोलॉजी से, इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं हमारे प्रधानमंत्री को डाल देता हूँ, जिन्होंने डिजिटल इंडिया करके ना अब लगभग इट इज वेरी इजी टू रीच आउट फॉर हेल्प। कोई भी मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय, कोई भी पुलिस स्टेशन, किसी को भी टैग करके लिखेंगे, तुरंत इमीडिएट हेल्प रिस्पॉन्स मिलता है। पहले सब नहीं था, हमारे टाइम में नहीं था, हम समझ में नहीं आता था जाए कहाँ। आधे टाइम तो लोगों के फोन नंबर नहीं मिलते थे, फोन नंबर मिले तो फोन उठाया नहीं जाते थे, कौन कहाँ रहता है पता नहीं चलता था। तो हर जनरेशन ने, मेरे माँ बाप ने तो और भी ज्यादा तकलीफें देखी हैं। तो हर जनरेशन की जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी आसान हुई है, थोड़ी बेहतर हुई है, और हर जनरेशन ने कुछ न कुछ दिया है। तो शायद मेरा दायित्व है कि मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को
उनके पीयर ग्रुप को एजुकेट कर पाऊँ कि कम से कम इस तरह की चीज़ें उनके साथ ना हो. दे आर नॉट ट्रेन्ड टू रिसीव बुलिंग. आजकल के बच्चे देखता हूँ मैं, उनको बुली करो तो फ्रीज हो जाते हैं. दे आर वेरी सॉफ्ट पीपल एंड दे हैव टू बी जेंटल विद किड्स. तो अगर उनका पाला ये सलमान खान जैसे बुलीज से पड़ जाए तो वो तो घबरा जाएंगे बेचारे. बेहतर है इन लोगों से दूरी बना के रखें, इनको सिस्टमेटिकली बॉयकॉट करें, ये पुराने ज़माने के बुड्ढे, और नए लोग खड़ा करें, नए तरीके आए. चेंज इज़ द ओनली थिंग परमानेंट, लगातार. और ये परिवर्तन का समय है. आप देखेंगे बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो गई है. मैंने तमाम पॉडकास्ट चैनल्स पे, सिद्धार्थ कन्नन है और कितने चैनल्स हैं, आपका है, सब पे तमाम फिल्म मेकर्स को देख रहा हूँ, टेक्नीशियंस को देख रहा हूँ. लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं. और इंस्टाग्राम पे बहुत लोग अपने फीलिंग्स लिखते हैं आजकल. जब जो होता है लोग फीलिंग्स लिखते हैं. अभी वो क्रिकेटर स्मृति मंदाना की शादी एक दिन पहले रुक गई क्योंकि बहुत सारे कुछ सनसनीखेज खुलासे सामने आए. अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, पर क्या है आजकल सही समय पे बहुत चीज़ें बाहर आ जाती हैं तो बड़े सारे क्राइम होने से रुक जाते हैं. तो ये अच्छा समय है. मतलब ये दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अब कह रहे हैं कि वो समय से पहले हो गया बॉम्ब ब्लास्ट, और इतना ज़्यादा वो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया हुआ था कि प्लानिंग बहुत कुछ भयानक करने की थी. तो उस चक्कर में पकड़ी गई, फटाफट पकड़ी गई, और कितने अरेस्ट हुए. ज़माना आगे बढ़ रहा है और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि चेंज आ रहा है और मैं भी अपनी भागीदारी निभा रहा हूँ. आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. और मैं अपना विजडम अभी ज़्यादातर तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ पर्सनल लेवल पे. अब आपके पॉडकास्ट के ज़रिए मैं ऑडियंस को अपना मैसेज पहुँचा रहा हूँ, एम्पलीफाई कर रहा हूँ मैसेज. देखते हैं अगर लोगों के काम आ रहा है, और लोग मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए मुझे इंकरेजमेंट मिल रहा है कि भाई बताओ और बताओ और बताओ और बताओ. तो बता रहा हूँ, होपफुली सबका फायदा हो. बट इंडस्ट्री में अगर कोई बोलता है बड़े लोगों के खिलाफ तो उसका करियर साबोटाज करना शुरू हो जाता है, उसके प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, उसके खिलाफ नेगेटिव खबरें छपाई जाती है. पर खुशबू जी क्या मेरा सैबोटाज करेंगे? मुझे नहीं, फिल्म जब इंडस्ट्री नए ने दिया नए क्या है? एक्टर्स जो सक्सेसफुल है, मैं कंगना की बात कर रही हूँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रही हूँ, जो अच्छे होते हुए बहुत कुछ फेस करके गए. अरे तो कंगना कहाँ गई? कंगना मतलब पॉलिटिक्स की तरफ पार्लियामेंट में गई. होना तो उन्हें यही चाहिए था. 10 इंडस्ट्री साल में 12 साल जो भी ना फिल्म इंडस्ट्री पे बड़े शिखर की कामयाबी देखी. हाँ, उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आते हैं. उसने शिखर की कामयाबी देखी. टॉप की एक्ट्रेसेस शायद 3 नेशनल अवार्ड जीते, 3 या 4, मुझे नहीं मालूम. अब वो सांसद है, माननीय सांसद है हमारे देश की. तो होपफुली वो ना अपने राजनीतिक करियर में भी कुछ अच्छा करेगी. तो ऐसा नहीं है, भगवान कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं. सुशांत की डेथ बहुत अनफॉर्चुनेट थी. अब वो अगर ढंग से इन्वेस्टिगेट की जाए तो एक थियोरी है कि वो सुसाइड था ही नहीं, वो तो मर्डर था. पर देखिए कि सुशांत के डेथ के बाद से कितना विद्रोह शुरू हो गया इस इंडस्ट्री में. हाँ, तो उसका फ्लिप साइड वो है. तो सुशांत का सैक्रिफाइस हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए, और हमको उसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए. सुशांत से पहले भी बहुत मिस्टीरियस डेथ्स हुई हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और लोगों ने विद्रोह नहीं किया, इसीलिए तो अत्याचार बढ़ता गया. और सुशांत की डेथ, उसके पास जस्ट पहले दिशा सालियान की डेथ, और भी आजू बाजू बहुत सारी डेथ्स हुई हैं. पर उस डेथ के बाद से बहुत सारा जन विद्रोह शुरू हो गया है. तभी से तो बॉलीवुड की हालत खराब हुई है. और जो थोड़े बहुत चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, अब ग्रीन शूट्स दिखाई देने लगे हैं, वो उसी की वजह से है. तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होता है. मेरे ख्याल से लोगों को अपने डर पे काबू पाना चाहिए कि डर के कुछ नहीं होगा. आप पॉजिटिव साइड देखो, हर चीज़ का पॉजिटिव साइड भी होता है. और अगर एक के साथ गलत हो रहा है, देन यू शुड स्टेप अप एंड पुट इट आउट देयर इन पब्लिक डोमेन. एनोनिमसली डाल दो. बिना नाम के बहुत तरीके आते हैं यंगस्टर्स को ना, कैसे अपनी बात को पब्लिक डोमेन में डाली जाए. आप पब्लिक डोमेन में डालो, एक्सपोज करो चीज़ों को, तो लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है. और फिर लोग क्राइम करने से डरेंगे. और जो गलत कर रहा है उसके नाम लेके बोलो. यहाँ उल्टा होता है ना, जो गलत कर रहा है लोग नाम नहीं लेते, और जो अच्छा कर रहा है उसकी इतनी चमचागिरी करते हैं, ओ बहुत अच्छे आदमी है, उसकी एक अच्छाई को 10 बता देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं कि वो फायदा हो जाता है ना. अच्छा करना भाई हमारा धर्म है. आप अच्छाई बताओ. मैं बड़े अच्छे काम करता हूँ, मैं उसका बखान नहीं करता, चुपचाप करता हूँ. पर दुनिया मेरे अच्छे काम का भी बखान नहीं करती, दुनिया भी नहीं करती. वो मेरी बुराई को एम्पलीफाई करते हैं.
तो हमें भी चाहिए कि हम दुनिया की बुराइयों को एम्पलीफाई करें, लोगों को बताएं, ताकि लोग बुरा करने से डरें। फिर इंडस्ट्री में बदलाव शुरू हो गया है और एक बदलाव तो खुद सलमान खान ने किया है कि सेट पर जो एक हायरार्की होती है कि जो स्पॉट दादा या डेली वेज वाले होते हैं वर्कर्स, उनके लिए अलग लंच टेबल लगती है, क्रू के लिए अलग और स्टार्स के लिए अलग, तो वो अब ये है कि सब जने एक ही जगह पर खाना खाएंगे। आई एम नॉट श्योर ऐसा कोई बदलाव आया है, ये सब खबरें फैलाई जा रही हैं। सलमान खान कौन सा बहुत शूटिंग कर रहे हैं। सलमान खान निजी रूप से मैं जानता हूँ, बहुत ही घमंडी और गंदा आदमी है। वो ऐसा कोई काम करेगा भी तो सिर्फ दिखावे के लिए करेगा। उसके लिए किसी के प्रति उसके मन में रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, वो लोगों को बहुत नीचा और छोटा आदमी समझता है। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ये है सलमान खान। तो देयर इज़ नो वेरासिटी कि ये सब चेंजेस आ गए हैं। ये सब खबरें फैलाई जा रही हैं सलमान की छवि बचाने के लिए। सलमान की फटी पड़ी है, तो उसको दिखाना है दुनिया को कि ये बहुत अच्छा हो रहा है और सुधर रहा है। ये सुधरते थोड़ी हैं, ये सुधरने वाली कौम नहीं है जी, घमंडिया। हाँ, बाकी अगर ऐसा बदलाव, बाकी फिल्म इंडस्ट्री तो साथ में बैठ के खाना खाती है। सदियों से खाना जब बनता था तो सब साथ में ही खाते थे, एक्टर्स हों एक्ट्रेसेस हों, सब साथ में खाते थे। किसी ने एक्टर एक्ट्रेस को नहीं बोला कि हमारी टेबल छोड़ के जाओ। एक्टर एक्ट्रेस बदतमीजी करके छोड़ के गए थे और कहते हम तो वैनिटी वैन में खाएंगे जी, हमको वैनिटी वैन चाहिए। फिर वो एक वैनिटी वैन 6 वैनिटी वैन हो गई। फिर बोला हमारा कुक भी घर से आएगा, हमारा खाना 5 स्टार से आएगा। ये सारी बदतमीजियां एक्टर्स की हैं। इंडस्ट्री तो अभी भी साथ बैठ के खाना खाती है, बाकी सारे टेक्नीशियंस अभी भी साथ बैठ के खाना खाते हैं, बड़ा मिलजुल के रहते हैं। तो अगर एक्टर्स को कोई शर्म आती हो, अगर ज़रा भी उनमें गैरत बची हो, तो वह आ जाएं, वापस अपनी टेबल पे जगह ले लें, मोस्ट वेलकम। हाँ, उनकी यूनिट्स, उनके टेक्नीशियंस को अच्छा लगेगा तो वो हवा में उड़ रहे हैं। जो हवा में उड़ रहा है वो धरती पे वापस आएगा। हम तो धरती पे ही हैं। सलमान का बर्थडे मंथ है और आप धमाका कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना। दिसंबर है और सलमान के लिए एक अच्छा महीना है। अच्छा है, 27 दिन बचे हैं उसके जन्मदिन पे। इन 27 दिनों में अगर अच्छे दिन जाते हैं उसके तो अच्छा है। आगे की ज़िंदगी तो उसकी ख़राब ही होनी है। तो क्या बोलूँ मैं, सलमान के बर्थडे पे मैं उसकी लंबी आयु की कामना कर ही चुका हूँ। ईश्वर उसको लंबी आयु दे और जब तक ये ज़िंदा है तब तक इतनी तकलीफ़ दे कि ये आदमी जिसने तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ के साथ खिलवाड़ किया है, अब इसकी ज़िंदगी सबके लिए उदाहरण बने, ताकि आने वाला हर आदमी, हर सुपरस्टार, हर एक्टर सोचे कि अगर ऐसे बदतमीज़ी करोगे अपने यूनिट्स के साथ, ऐसे लोगों का हक चोरी करोगे तो तुम्हारा जीना भगवान हराम कर देगा। तो सलमान खान सठिया जाएंगे थोड़े दिन में, 60 के हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं इनको वही तेरे नाम के सेकंड हाफ के रूप में देखना चाहता हूँ। हाँ, पागल तो ये काफ़ी दिनों से हैं, वरना ऐसी हरकतें ना करते, पर मेकअप करके छुपा देते हैं कि जेल जाएंगे तो मेकअप वेकअप करने का तो होगा नहीं, तो इनका असली रूप दिखाई देगा लोगों को। सलमान और उनके बारे में आपने बहुत कुछ कहा, अब उन लोगों के बारे में कुछ कहिए जो इस पॉडकास्ट में आपकी बातों को बहुत पसंद कर रहे हैं और इतने दिनों से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अभिनव कब आएंगे वापस। आ गया मैं वापस। उनको क्या बोलूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपको मेरी बातें पसंद आई। मेरी मदद करना हो तो आइए, आप भी मैदान में उतर आइए और प्लीज़ ना, मैं बहुत रिफॉर्म्स देखना चाहता हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि आजकल हर यंगस्टर, हर बच्चे को ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ करना है, मीडिया से जुड़ा कुछ करना है। तो मीडिया सेक्टर में बहुत गहरे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और अगर आप मेरे साथ हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो कृपया इस देश के प्रधानमंत्री को, हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को और सूचना और प्रसारण मंत्री को टैग कर करके लिखें सोशल मीडिया पे कि इस बॉलीवुड को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बॉलीवुड को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि ये वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन सके।
क्योंकि अब क्या है, तमाम लैंग्वेजेस में जो फिल्म बनती हैं, तो फिल्में हर जगह रिलीज़ हो रही हैं, तो फिल्में लैंग्वेज एग्नोस्टिक हो चुकी हैं। आप किसी भी भाषा में बनाओ, पूरा देश देखता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे निवेदन है, देश जोड़ने का ये एक सुनहरा मौका है। आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि देश जुड़ जाए, भारतीयों में एकता आए, जात पात खत्म हो जाए। ये बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि तमाम भाषाओं की फिल्में अब हर लैंग्वेज में दिखाई जा रही हैं, और थोड़े से सुधार की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ के घमंडी लोगों पे चेक नकेल डालने की ज़रूरत है। वो हो जाएगा तो मनोरंजन के माध्यम से हम तमाम मैसेजेस, तमाम कहानियाँ अपनी आने वाली पीढ़ियों तक ले जा सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कृपया हमारी तरफ भी ध्यान दें, ऐसा निवेदन है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिनव कश्यप जी। देखते रहिए बॉलीवुड ठिकाना। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।